ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। स्टार 5 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का आएगा। 2 मार्क और 3 मार्क एल्यूवियल सॉइल, और ये सॉइल सबसे इंपॉर्टेंट है, एक ब्लैक सॉइल और एक एल्यूवियल सॉइल। बच्चों ये पार्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो आइए आज से हम शुरू करते हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। बच्चों इस चैप्टर में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में हम बात करेंगे रिसोर्सेज के बारे में, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे, रिसोर्सेज का क्या रोल होता है और फिर रिसोर्सेज से हम कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों ये रिसोर्सेज जो है आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ते हुए आए हैं और हम अब उसको लिंक करेंगे डेवलपमेंट में, जैसे आप और हम जुड़े हुए हैं हाई प्रोफाइल से। तो बच्चों जैसा आपको पता है कि हाई प्रोफाइल एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम आपको विभिन्न विषयों की जानकारी देते हैं, और सिर्फ एकेडमिक ही नहीं, इसके अलावा हम आपको जर्नल अवेयरनेस, कैरियर काउंसलिंग और बहुत कुछ, और साथ ही आपके पेरेंट्स के लिए भी हम भविष्य में बहुत सारी जानकारी लेकर आएंगे। तो जुड़े रहिए हाई प्रोफाइल के साथ। और चलिए अब शुरू करते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर है, इस चैप्टर में हम करने जा रहे हैं, हम क्या देखने जा रहे हैं, हम ये देखने जा रहे हैं कि जो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक, जैसे रिसोर्सेज मतलब क्या होता है, एनीथिंग, कोई भी चीज दैट इज यूजफुल। जैसे अभी मैंने ये मार्कर पेन उठाया तो ये मेरे लिए रिसोर्स है, क्योंकि मैं इसका यूज क्या कर रही हूं, इसका यूज कर रही हूं यहां पर लिखने के लिए। तो ऐसे ही कोई भी थिंग, एनीथिंग विच इज सेटिस्फाई आवर नीड, जो भी चीज हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है उसे हम रिसोर्स कहते हैं। ठीक, और रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन, रिसोर्सेज बहुत तरह से होते हैं और यहीं पर हम देखते हैं। तो बच्चों यहां पर आप देखिए कि जो रिसोर्सेज हैं वो किस तरह से हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये किस तरह से हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आपको आज में रिसोर्सेज की, अभी तक आपने क्या किया हुआ है बच्चों, अभी तक आपने सिर्फ एक स्मॉल डेफिनेशन पढ़ी हुई है, और यहाँ पे अब आप देखेंगे कि ये जो डेफिनेशन है ये आप सब जानते हैं कि एवरी थिंग, हर वो चीज जो क्या करती है, दैट सेटिस्फाई आवर नीड, जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट, यानी कि जो हमारे नेचर which can be used to satisfy our need, okay, provided it is known as the resources, उसे ही क्या बोला जाता है, उसे ही रिसोर्सेज बोला जाता है। तो व्हाट इज अ रिसोर्स, लेकिन यहां पर इस टर्म को हम देखेंगे रिसोर्सेज कैसे होते हैं, जब वो क्या हो, टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल। आपको पता है बच्चों कि जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत जरूरी है। हाँ, बिना टेक्नोलॉजी के हम रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, उनका यूज नहीं कर सकते। तो टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकल फिजिबल होना चाहिए, यानी कि रिसोर्स की क्वांटिटी एंड क्वालिटी ये बहुत मैटर करती है बच्चों। ठीक है, और कल्चरली एक्सेप्टेबल, और कल्चर यानी कि हमारी सोसाइटी उसे एज अ रिसोर्स एक्सेप्ट करती हो। तो यहाँ पर रिसोर्स की डेफिनेशन एलोबरेट हो गई है कि एवरीथिंग विच इज अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच कुड बी टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, नंबर 1, economical feasible, number 2, and culturally acceptable be termed as the resource। मीन्स अगर हम मान लीजिए कोई रिसोर्स है, उसकी अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हम अननेसेसरी उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिकली, कल्चरली एंड टेक्नोलॉजिकल, तो इन 3 क्राइटेरिया में हम रिसोर्स को यूज करते हैं और रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि रिसोर्सेज जो है इट इज, यानी कि प्रोवाइडेड नीड, इट इज टेक्नोलॉजिकल, क्या होना चाहिए, रिसोर्सेज टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल होने चाहिए, इकोनॉमिकल फिजिबल होने चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होने चाहिए। ठीक बच्चों, तो ये तो हो गई डेफिनेशन व्हाट इज अ रिसोर्सेज। अब आप देखिए कि जो प्रोसेस होता है ना, जैसे मैंने भी आपको बताया कि जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, किसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, हम रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म मतलब हम चेंज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम चेंज कर रहे हैं रिसोर्सेज को जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है। ठीक, तो इसके लिए ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है जिसमें हमने रिलेशनशिप बताया हुआ है। अब आप सेंटर में देखिए, सेंटर में कौन है, हम ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन क्या कर रहा है, नेचर से इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, नेचर से इंटरेक्ट कर रहा है, नेचर मतलब जो उसका फिजिकल एनवायरनमेंट है, फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है, और यहां से जो उसको रॉ मटेरियल मिल रहा है फिर वो किसका यूज कर रहा है, वो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, और क्या बना रहा है, इंस्टीट्यूशन बना रहा है। इंस्टीट्यूशन मतलब मैन मेड रिसोर्सेज। ओके, आज जितने भी रिसोर्सेज हैं मैन मेड, ओके, वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो, सिटीज हो, टाउन्स हो, तो यहाँ पे सेंटर में ह्यूमन बीइंग है। तो ये इंट्रैक्शन है कि हाउ ह्यूमन बीइंग, okay, interacting with nature using the technology and making the institution। तो ह्यूमन बीइंग जो है किस तरह से इंटरेक्ट करता है नेचर के साथ,
किसका यूज कर कर? टेक्नोलॉजी का। अभी आपको डेफिनेशन में बताया ना कि टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल होना चाहिए। रिसोर्सेज मतलब थिंग्स जो थी, जब हमारी अर्थ इवॉल्व हुई तब भी प्रेजेंट थी, लेकिन उस टाइम वो रिसोर्स नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, फोर फादर्स थे, वो उसका यूज करना नहीं जानते थे। फिर सबसे पहले फायर का डिस्कवरी हुआ, फिर व्हील का हुआ, फिर कॉपर एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारे ह्यूमन जो एज है उसका डेवलपमेंट हुआ। ठीक है बच्चों। और फिर उसके बाद उसने टेक्नोलॉजी का यूज किया, उसने इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए, ओके उसने बिल्डिंग्स बनाई, उसने रोड्स बनाए, उसने रेलवेज बनाए, और उसने एक्सीलरेट किया यानी कि अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। और हमारे चैप्टर का थीम भी है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्सेज को डेवलप किसकी हेल्प से किया? टेक्नोलॉजी की हेल्प से किया। तो टेक्नोलॉजी क्या हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट हुई, जिसको ह्यूमन बीइंग ने खुद इवॉल्व किया, है ना। उसने फिजिकल आसपास के फिजिकल लॉज को समझा, उनको अप्लाई किया, और फिर उससे पूरा मैनमेड एनवायरमेंट बनाया। ठीक है बच्चों। तो ये है इंट्रैक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन, यानी रिसोर्सेज जो होते हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है ऑन द डिफरेंट बेसिस। जैसे आपको पता है कि नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, जो नेचर हमें प्रोवाइड कराती है, और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है पहले आपके कोर्स में बहुत डिटेल में था, लेकिन अब लास्ट 2 ईयर से ये नहीं आ रहा है। तो डायरेक्ट जो आपका टॉपिक आता है वो आता है डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे चैप्टर का थीम ही ये है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो बच्चों जैसे आपको पता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। किसके लिए? ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। मतलब वी कुड नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट द रिसोर्सेज। ओके। तो यहाँ पे पहले ऐसा माना जाता था कि जो रिसोर्सेज है वो फ्री गिफ्ट है नेचर का। ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स जो थे उनको इनडिस्क्रिमिनेटली, मतलब बिना किसी सोच समझ कर यूज करते थे, और उसकी वजह से क्या हो गया? मेजर प्रॉब्लम हो गई। तो बच्चों जैसे मैंने आपको कहा था, आप इसको नोट कर लीजिए, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट हैज बीन लेड बाय द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ द रिसोर्सेज। कि हमें लगा कि फ्री गिफ्ट है, हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही हैं। तो क्या प्रॉब्लम है? 3। फर्स्ट, पहली प्रॉब्लम क्या है कि रिसोर्सेज जो है वो डिप्लीट हो रहे हैं। क्या करने की? ग्रीड ऑफ द फ्यू इंडिविजुअल्स, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा ग्रीडी हैं, है ना। महात्मा गांधी ने कहा था नीड कैन बी सेटिस्फाइड नॉट द ग्रीड। ओके। तो यहां पर भी रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं। तो ये पहली प्रॉब्लम है, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। धीरे धीरे कर रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं ग्रीड सेटिस्फाई करने के लिए कुछ लोगों की, सबकी नहीं, कुछ लोगों की। कुछ ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो क्या कर रहे हैं? उन रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट यूज कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? सेकंड प्रॉब्लम क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज। कुछ के पास रिसोर्सेज हैं तो सोसाइटी किसमें बढ़ गई है? रिच एंड पुअर में, यानी हैव्स एंड हैव्स नॉट। और जो रिच होते हैं पीपल वो और ज्यादा रिच होते जाते हैं, और जो पुअर होते हैं वो और पुअर एंड पुअरेस्ट। तो जो रिच और पुअर के बीच का गैप है वो क्या होता जा रहा है? वो वाइड होता जा रहा है बच्चों। ठीक है। तो यहाँ पर रिसोर्सेज फ्यू हैंड्स में है, इसकी वजह से रिच एंड पुअर यानी कि सोसाइटी में बहुत गैप होता जा रहा है। और थर्ड प्रॉब्लम क्या है कि इनके वजह से ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रहा है। मैंने बताया था बच्चों आपको ओवरव्यू ऑफ सिलेबस में भी कि आपको कंटेंट को समझना है। ठीक है बच्चों। तो यहां पर कुछ पॉइंट्स जो हैं उनको लेकर फिर आप उस आंसर को अपने वर्ड्स में लिखिए। तो यहां थर्ड प्रॉब्लम है ग्लोबल, मतलब पूरा वर्ल्ड में इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग, आज आप देखिए टेम्परेचर जो है डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। ठीक है। तो दीज आर द प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस कर रहे हैं। ठीक, लैंड डिग्रेडेशन, तो ये सब क्या है? इकोलॉजिकल प्रॉब्लम। और ये किसकी वजह से है? इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ द रिसोर्सेज, कि बिना किसी सोचे समझे हम रिसोर्सेज को बार बार क्या कर रहे हैं? हम बार बार इसका यूज कर रहे हैं। ठीक। तो ये हो गया कि हाउ द डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट यूज करने से किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। अब प्रॉब्लम तो हो रही है, तो क्या मैम आप क्या करें? इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढे? बिल्कुल, क्योंकि हमेशा इसमें पूरी ज्योग्राफी में हम देखेंगे, हम रिसोर्सेज की बात करेंगे डिफरेंट, और फिर उनके साथ क्या कॉजेज हैं उनके डिप्लीशन के, और हमारा मेन पर्पस है टू फाइंड आउट द मेजर ऑफ कंजर्वेशन, कि किस तरह से हम उनको बचाएं। ठीक बच्चों। तो यहां पर इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि सस्टेनेबल क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओके, सस्टेनेबल क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत जरूरी हो गया है। क्या क्या जरूरी हो गया है? पहला, क्या मतलब होता है सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि हमारी जो लाइफ है उसकी क्वालिटी सस्टेन रहे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप सब जानते हैं कि डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि आज प्रेजेंट की हमारी नीड वो भी फुलफिल हो रही है, और हम फ्यूचर के लिए भी उसको सेव कर रहे हैं। ठीक है। और विदाउट मेकिंग कोई भी नुकसान, बिना पहुंचाते हुए किसको? हमारी प्रकृति को, हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को। समझ में आया? तो हमें सस्टेन करना है क्वालिटी ऑफ लाइफ को। ठीक। ग्लोबल पीस, पूरे विश्व में शांति हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, प्रॉब्लम जो हैव्स एंड हैव्स नॉट है
ओके, गरीब और अमीर का गैप जो बढ़ता जा रहा है उसको कम करना है, ये बहुत जरूरी हो गया है। तो इसके लिए क्या किया गया, जुडिशली, है ना, रिसोर्सेज को हमें बहुत ही सोच समझ कर यूज करना होगा, ठीक। और इसीलिए हमने क्या अडॉप्ट किया, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, तो आपको पता है बच्चों, ये जो टर्म है ना सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पहले जितनी भी विश्व के देश हैं वो सिर्फ चाहते थे इकोनॉमिकली वो डेवलप हो, बट उसके बाद लगा कि आपके इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के चक्कर में रिसोर्सेज तो क्या होते जा रहे हैं, डिप्लीट होते जा रहे हैं, तो उसको सस्टेन कीजिए, ठीक है। तो उसको सस्टेन कीजिए, इसके लिए सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों। 1 मार्क एज अ, इसे अच्छे से समझ लीजिए बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। स्टार का मतलब तो आपको समझ में आने लग गया होगा कि मैम जब स्टार बना रही है इसका मतलब ये हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन, ठीक। यानी कि डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि हम आज प्रेजेंट की नीड भी फुलफिल कर रहे हैं लेकिन अपने फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं, ऐसा नहीं हम सारा आज ही खुद यूज कर लें, हमें अपने भविष्य के लिए भी, है ना, भविष्य में जो आने वाले उनके लिए भी बचाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस तरह से डेवलपमेंट करना होगा। तो पहले सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाती थी, ठीक, लेकिन फिर बोला गया कि सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं भाई, डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, सस्टेन होना चाहिए, ठीक। और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब कि इस तरह से डेवलपमेंट करें कि हमारा एनवायरमेंट भी डैमेज ना हो, ओके। और ऐसा नहीं है कि डैमेज ना हो तो हम चुपचाप हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाए, हमें प्रोग्रेस, हमें ग्रोथ, हमें डेवलपमेंट करते रहना है, ठीक। और अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, यानी उनके लिए भी हमें कॉन्जर्व करके रखना है ताकि हम उनको विरासत में ये सब दे सके जो हमें हमारे पूर्वजों से, हमारे एंसेस्टर से विरासत में मिला है। तो अब किस टाइप का डेवलपमेंट होगा, सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं, अब होगा सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है बच्चों। तो ये कॉन्सेप्ट आया और इस पर बहुत वर्क किया गया, इस पर बहुत ध्यान दिया गया कि डेवलपमेंट जो होना चाहिए वो सस्टेन होना चाहिए। और इसके लिए एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया, ठीक। वो स्टेप क्या था, अर्थ समिट। वर्ल्ड के जितने भी लीडर्स थे अलग अलग कंट्रीज के, ठीक है, वो एक जगह मिले, है ना, एक समिट दैट इज ऑर्गेनाइज किया गया एक वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है। जैसे G20 ऑर्गेनाइज किया गया था हमारी कंट्री में, ऐसे ही रियो डी जेनेरियो, बच्चों ये कहां पर है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि रियो डी जेनेरियो कहां पर है, ठीक। तो रियो डी जेनेरियो 1992 ईयर में 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स का मतलब यहाँ कंट्रीज से है ना, 100 हेड्स ऑफ कंट्रीज, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 100 कंट्रीज, वो कहां पे मिले, ब्राजील में मिले। रियो डी जेनेरियो कहां पर है, ब्राजील में है, ठीक है। अपने फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, यहां उनका क्यों मिले भाई, ऐसे नहीं मिले कि आपस में चलिए गेट टुगेदर करते हैं, है ना, या पार्टी करते हैं, तो पार्टी करने के लिए नहीं मिले थे। तो ये सब क्यों मिले थे रियो डी जेनेरियो में, यहां पर इनको एड्रेस करना था अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक। इनका मेन जो एम था कि हम अपने एनवायरमेंट को, अपनी अर्थ को कैसे प्रोटेक्ट करें, इसीलिए इसका नेम था अर्थ समिट, ओके। और उसके साथ ही सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल और इकोनॉमिक हमें दोनों ही डेवलपमेंट करना है, किस लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर, ओके, नॉट ओनली एट द नेशनल लेवल, नॉट द स्टेट लेवल। यहां पे इनका गोल था अर्थ मतलब ग्लोबल मतलब पूरे वर्ल्ड का, तो इसके लिए मिले। समझ में आया बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। कहां पर हुआ था, अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में हुआ था, क्यों हुआ था, तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। और फिर क्या हुआ, अब हुआ ये कि जब ये अर्थ समिट वहां ऑर्गेनाइज हुआ तो यहाँ पे जितने भी लीडर थे, कितने लीडर थे, 100 कंट्रीज के जो हेड थे, उन्होंने साइन किया। किस पे साइन किया, उन्होंने एक डिक्लेरेशन, ठीक है, उन्होंने एक डिक्लेरेशन यानी कि एक शपथ पत्र, उस पर साइन किया, ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, कि वो किसके ऊपर काम करेंगे, जो पूरे विश्व में क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, ठीक, और जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमारी फ्लोरा फोना, ओके, ये जो डाइवर्सिटी इसको हम क्या करें, इसको हम बचाएं, इसको हम कंजर्व करें। और फिर उन्होंने कहा कि हम कुछ इसके लिए डिसाइड करते हैं, तो उन्होंने अडॉप्ट किया एजेंडा 21, ठीक है। तो द रियो डी जेनेरियो जो कन्वेंशन था, कन्वेंशन मतलब वो जो अर्थ समिट था, एंडोर्स्ड द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड अडॉप्ट क्या 21 एजेंडा 21 अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम 21st सेंचुरी में, ये 20th सेंचुरी में हुआ था बच्चों 1992 में, कि अब इसके बाद 21st सेंचुरी आएगा, अब 21st सेंचुरी ही चल रहा है, ओके, ये 1992 में हुआ था। तो इन्होंने कहा कि हम सब मिलकर काम करेंगे और कैसा डेवलपमेंट करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके, जिसमें हम
अपने एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करेंगे, डेवलपमेंट भी करेंगे, प्रेजेंट्स की नीड्स को भी फुलफिल करेंगे और फ्यूचर के लिए भी कंजर्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था अर्थ समिट 1992, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आ गया कब हुआ, क्यों हुआ और वहां क्या हुआ। तो इस तरह से ये समिट जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया और यहाँ पे ये जो कंट्रीज के हेड्स थे, अब उन्होंने, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, एजेंडा 21, तो एजेंडा 21 था क्या, व्हाट इज एजेंडा 21? ठीक है, तो एजेंडा 21 जो था वो क्या था, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। राइट द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द एजेंडा 21, है ना, या व्हाट वर द स्टेप्स टेकन इन द एजेंडा 21, व्हाट डू यू नो अबाउट द एजेंडा 21। बच्चों किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो आपको ये लिखना है कि डिक्लेरेशन जो साइन हुआ, जितने भी 100 कंट्रीज के वर्ल्ड लीडर थे, ओके, और ऑब्वियस है कि ये ग्लोबल लेवल में थी, तो ग्लोबल लेवल में हमारा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन, यूएनओ। आपको पता है ना यूएनओ को क्यों स्टैब्लिश किया गया था, आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, ताकि थर्ड वर्ल्ड वॉर को क्या किया जा सके, रोका जा सके, पीस और सिक्योरिटी मेंटेन किया जा सके। तो ये जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो था, उसका मेन एजेंडा था एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, इसलिए इसको नेम दे दिया यूएनसीईडी। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म हो गया यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक, ये इसका शॉर्ट एब्रिविएशन है और ये इसका फुल फॉर्म है। तो यहां पर इसका एम ही ये था, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, और इसमें मेन ऑब्जेक्टिव, मेन एम एजेंडा 21 का क्या था कि वर्ल्ड लेवल पे तो उन्होंने अडॉप्ट किया ही है ग्लोबल सस्टेनेबल, लेकिन हर लोकल गवर्नमेंट, यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट से मतलब क्या है, नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है बच्चों, तो नेशनल गवर्नमेंट भी अपना लोकल एजेंडा 21 बनाए, मतलब वर्ल्ड लेवल पे तो उन्होंने डिसाइड कर ही लिया कि हमें पोवर्टी, एपिडेमिक, है ना, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इन सबको प्रोटेक्ट करना है, ये था उनका एजेंडा, ताकि किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये तो हम वर्ल्ड लेवल पर कर रहे हैं, इसके अलावा हर कंट्री अकॉर्डिंग टू देयर ज्योग्राफिकल कंडीशन, अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमी, ओके, वहां पे वो एक अपना लोकल एजेंडा भी अडॉप्ट करे, लोकल एजेंडा 21। ठीक है, तो इसका ये मेजर एक ऑब्जेक्टिव था, एक एम था कि किस तरह से ये लोग लोकल एजेंडा 21 को क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। तो ये था बच्चों सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि जैसा मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं तो उनको उस तरह से कंजर्व किया जाए। ये अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है बच्चों, वो है रिसोर्स प्लानिंग। अब हमारे पास रिसोर्सेज तो है, बट विदाउट प्लानिंग कुछ नहीं हो सकता। जैसे आपका एम है बोर्ड एग्जामिनेशन, तो विदाउट एनी प्लानिंग यू कुड नॉट अचीव। जैसे कि मैंने आपको बताया था ओवरव्यू में, हमारा टारगेट है 95% मार्क्स अबव लाना, तो उसके लिए हमें प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना। तो सिमिलर वैसे ही रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी पड़ेगी। और क्यों करनी पड़ेगी रिसोर्सेज की प्लानिंग, क्योंकि जो रिसोर्सेज होते हैं ना, अनइक्वल और अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, यू कुड नॉट फाइंड ऑल द रिसोर्सेज एट अ वन प्लेस। अब ऐसा नहीं होता कि एक ही जगह पर आपको सब मिल जाए, मिनरल, एनर्जी, वाटर रिसोर्सेज, फ्लोरा, फोना। ठीक, तो रिसोर्सेज जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है उनका, अनइवन है, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है। ठीक है, तो ऐसा ही है, इसलिए बहुत जरूरी है कि रिसोर्सेज की क्या की जाए, प्लानिंग की जाए। जैसे बच्चों आपको पता है कि स्टेट्स कुछ ऐसी हैं हमारी, फॉर एग्जांपल राजस्थान और गुजरात, तो यहां पर एबंडेंस में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी की पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, लेकिन राजस्थान में वाटर रिसोर्सेज की कमी है। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्सेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सिमिलर जो हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन है, रिच इन द मिनरल रिसोर्सेज बट लैकिंग इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, मींस ऑल द रीजंस दे आर नॉट हैविंग अ सेम। सम आर रिच इन द सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज बट दे आर डेफिशिएंट। कहीं पर बहुत ज्यादा कोई एक चीज होती है लेकिन दूसरी चीज की कमी होती है। तो प्लानिंग से हम क्या कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। समझ में आया आपको? तो इसीलिए ये है कि क्यों चाहिए रिसोर्स प्लानिंग, अनइक्वल और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है। और मैंने जैसे आपको एग्जांपल बताई है, तो आप इस तरह से एग्जांपल लेकर जस्टिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए हमें रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत है। अब किया कैसे जाता है, कौन से 3 स्टेप्स है रिसोर्स प्लानिंग के? पहला, आप आइडेंटिफाई कीजिए रिसोर्सेज को। ठीक है, उन रीजंस को ढूंढिए। और ये कैसे कर सकते हैं आप? सर्वे कीजिए, मैपिंग कीजिए, क्वालिटी और क्वांटिटी का एस्टिमेट लगाइए, रिसोर्सेज को मेजर कीजिए। मतलब पहला स्टेप ये होगा कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रिसोर्स हमें कहां मिल सकता है। ठीक है, तो वो पूरे रीजन का सर्वे होगा, मैपिंग होगी, उस वहां पे कितनी क्वालिटी और क्वांटिटी का एस्टिमेशन लगाया जाएगा। बिकॉज मैंने आपको बताया था ना, रिसोर्सेज इकोनॉमिकली फिजिबल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारा मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन जब वहां पे आप रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाए, कम रहे, तो वो क्या होगा, आपको प्रॉफिट नहीं होगा, वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप जो है वो है आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए, प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाइए कि आपके पास टेक्नोलॉजी। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, ये वाला डायग्राम बच्चों हमने किया था कि ह्यूमन, अब ह्यूमन क्या कर रहा है, नेचर से इंटरेक्ट कर रहा है, उससे रिसोर्सेज ले रहा है, फिर यूज किसका कर रहा है, टेक्नोलॉजी का। यानी कि जब आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो आप कैसे इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, मैन मेड रिसोर्सेज कैसे बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपको इस तरह से प्लानिंग करनी है।
ओके, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप करना है ताकि आप रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को क्या कर सके, इंप्लीमेंट कर सके। और उसके लिए आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, आपके पास स्किल होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप उनको इंप्लीमेंट कर सके। थर्ड स्टेप क्या है रिसोर्स प्लानिंग का? मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। यानी कि आप किसी एक रीजन में प्लानिंग कर रहे हैं रिसोर्सेज की, तो जो हमारा नेशनल डेवलपमेंट का गोल है वो उससे क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया ना, रिसोर्सेज अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ एरियाज में कुछ ज्यादा है और किसी चीज की कमी है, तो उसको आप बैलेंस करिए। और बैलेंस कैसे करेंगे? जब आप कोऑर्डिनेट करेंगे, जब आप मैच करेंगे उसको। तो दीज आर द 3 स्टेप्स, ये 3 स्टेप्स हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, आप रिसोर्स प्लानिंग कर सकते हो। और इंडिया में यही 3 स्टेप्स लिए जाते हैं रिसोर्स प्लानिंग के लिए, ठीक है बच्चों। और जैसा आपको पता है कि इंडिया में हमारा जो नीति आयोग है अभी, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नीति आयोग, इसका पहले नाम क्या था कमेंट बॉक्स में लिखिए। और फिर ये चेंज हो गया 2015 में, इसका नेम हो गया नीति आयोग। उससे पहले इसको जाना जाता था किस नेम से, द प्लानिंग कमीशन, ठीक है। और प्लानिंग कमीशन के बाद अब वो हो गया नीति आयोग। तो ये जो पूरी प्लानिंग होती है ना रिसोर्सेज की, ये इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होती है, दैट इज द नीति आयोग, ठीक। तो ये हो गया आपका रिसोर्स प्लानिंग। अब रिसोर्स प्लानिंग जो है वो इंपॉर्टेंट तो है, हमने देख लिया, क्लियर। लेकिन सिर्फ रिसोर्स होना, यानी सिर्फ रिसोर्स का अवेलेबल होना ही काफी नहीं है, ठीक है। क्योंकि सिर्फ रिसोर्स का अवेलेबल होना ही काफी नहीं है, बट मियर अवेलेबिलिटी, मियर मतलब ओनली, अगर आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं लेकिन आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके पास इंस्टीट्यूशंस नहीं है, तो आपका डेवलपमेंट क्या होगा, वो रुक जाएगा। समझ में आया आपको? सिर्फ रिसोर्सेज का होना, जैसे मैंने आपको कहा ना कि मिलियंस ऑफ इयर्स अगो ऑल दीज रिसोर्सेज, है ना। जैसे कोल तब भी था, लेकिन ह्यूमन बीइंग को पता ही नहीं था कि कोल का यूज कैसे किया जाता है। तो जब उसने समझा कि फ्रिक्शन से फायर हो सकती है, फिर उसके बाद उसने कोल का यूज किया टू जनरेट द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया? तो यहाँ पे ये है कि सिर्फ रिसोर्सेज का अवेलेबल होना ही काफी नहीं है, उसके साथ आपको टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन भी चाहिए, है ना। उसमें भी चेंजेस करते रहना होगा। टेक्नोलॉजी में भी आपको पता है कि न्यू टेक्नोलॉजी लानी होगी, क्लियर। कि जैसे पहले इन्वेंशन हुआ व्हील का, और उसके बाद अब जो व्हील था वो पहले लकड़ी से बनाया जाता था, फिर उसके बाद धीरे धीरे कर है ना इन्वेंशन हुआ रबर का और डिफरेंट टायर्स और इस तरह से। तो ये सब क्या है कि टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा डेवलप कीजिए, तब आप क्या कर सकते हैं, रिसोर्स प्लानिंग कर सकते हैं। और इंडिया में भी एफर्ट्स किए गए, कोशिश की गई कि ये जो गोल है रिसोर्सेज प्लानिंग, राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पहला जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, यानी कि लॉन्च आफ्टर द इंडिपेंडेंस 1951 में, हमारा जो प्लानिंग कमीशन है, जब हमारी फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए और उसके बाद हमारी गवर्नमेंट फॉर्म हुई, तो जब हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान, 5 वर्षीय योजना, है ना, ये 5 साल के लिए क्यों होती है बच्चों? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का टेन्योर ये क्या होता है, 5 ईयर का होता है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया ही है कि उस टाइम द प्लानिंग कमीशन था और अब उसका नेम चेंज होकर क्या हो गया, नीति आयोग। तो रिसोर्स प्लानिंग जो है हमारी कंट्री में सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि 1951 जब हमारा जनरल इलेक्शन हुआ, उसके बाद से ही कंटिन्यूशन में की जा रही है कि किस तरह से हम रिसोर्सेज को डेवलप करें, ओके, प्रॉपर प्लान्ड वे में, ताकि हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए और फिर वो कैसा हो, वो सस्टेनेबल हो, ठीक। तो इस तरह से कि रिसोर्स प्लानिंग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डेवलपमेंट का, और ये बहुत ही जरूरी होता है। और आपको पता है कि बिफोर इंडिपेंडेंस, उससे पहले, इंडिपेंडेंस से पहले क्या था कि हम वी वर कॉलोनाइज्ड, है ना, वी वर कॉलोनाइज्ड, जैसा कि हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो हम कॉलोनाइज थे। तो कॉलोनाइज थे मतलब कि ब्रिटिशर, कॉलोनी रूल मतलब ब्रिटिशर्स के अंडर में थे। हमारे यहाँ पर क्या था, ब्रिटिश रूल, वी वर अंडर द इंपीरियलिस्टिक, ठीक है। तो वो क्या करते थे, वो हमारे रिसोर्सेज, भाई वो आए क्यों थे, जैसे कि हिस्ट्री में हमने देखा ना कि जो उनका मेन थ्रस्ट था वो क्या था कि ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को लेना। मैंने आपको नेशनलिज्म, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के लास्ट टॉपिक में बताया कि किस तरह से वो इंपीरियलिस्टिक बन गए, फिर मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में हमने देखा। तो ऑब्वियस है कि जो रिच नेचुरल रिसोर्सेज थे, इंडिया ऑल्सो वन ऑफ द कंट्री ऑफ द रिच नेचुरल रिसोर्सेज, तो वो उनका मेन अट्रैक्शन बन गई हमारी कंट्री जैसे और अदर एशियन कंट्रीज। तो जितने भी फॉरेन इन्वेडर्स थे, जैसे ब्रिटिशर्स, डच, पोर्तुगीज, ठीक है, ये सब यहाँ आए और फिर इन्होंने धीरे धीरे कर कर यहाँ पे डेवलपमेंट किया। आपको पता है कि ब्रिटिशर्स ने इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, तो हमारे यहाँ पर स्टार्टिंग में उन्होंने हमारे भले के लिए नहीं किया था, क्योंकि उनको उन रिसोर्सेज को क्या करना था, डेवलप करना था। तो उन्होंने क्या किया, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किया, है ना, और उन्होंने फिर उससे हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, ठीक है, एक्सप्लॉइट किया। और हमने एक्सपीरियंस किया कि कॉलोनाइजेशन के टाइम जो हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल थे, जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, ठीक है, और उसको प्रॉपर डेवलपमेंट की जरूरत थी, और उन्होंने पूरी तरह से उसको एक्सप्लॉइट किया और उसको अपने फायदे के लिए यूज किया, ठीक है। तो हमें ये एक्सपीरियंस है कि किस तरह से हमारा एक्सप्लॉइटेशन हुआ, ठीक है, बिकॉज ऑफ वी वर रिच इन द रिसोर्सेज, कि हम लोग बहुत रिच थे रिसोर्सेज में और वो इसीलिए अट्रैक्ट होकर यहां पर आए।
और उन्होंने हमारे रिसोर्सेज को बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया। तो यहां पर हो गया एक्सप्लॉइट। पर जैसा बच्चों मैंने आपको बताया था, हमारा यहाँ मेन पर्पस क्या, कॉन्जर्वेशन। ठीक है, किस तरह से हम अपने रिसोर्सेज को फ्यूचर के लिए सेव करें और प्रेजेंट की नीड को भी क्या करें, फुलफिल करें। तो जुडिशियस यूज ऑफ द रिसोर्सेज इज द कॉन्जर्वेशन। ठीक है, किस तरह से उसको बचाया जाए। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि जो कॉन्जर्वेशन है उसका वो बहुत जरूरी है। वो क्यों जरूरी है कॉन्जर्वेशन, क्योंकि रिसोर्सेज जो है बहुत ही वाइटल है। वाइटल मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी। क्लियर। अब ऑब्वियस है तो इसको कंजर्व क्यों करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इनडिस्क्रिमिनेट कंजप्शन हो रहा है ना, ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का। क्लियर। तो इसलिए कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है। क्यों किया जाए, कैसे किया जाए, है ना। तो क्यों किया जाए, इसलिए किया जाए कंजर्वेशन क्योंकि इंपॉर्टेंट है किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो अगर हम डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है। और कैसे किया जाए, उसके लिए यह है कि ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ इररेशनल। तो इररेशनल जो कंजप्शन होता है, यानी फ्यू हैंड्स में जो लोग ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है, ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का, तो उसको हम वेरियस लेवल पर चेक करें। महात्मा गांधी, आर फादर ऑफ नेशन, आपको पता है ये हमारे फादर ऑफ नेशन है, इन्होंने कहा था देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड, है ना, जरूरत के लिए काफी है हमारे पास, बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। एवरीबॉडी, हर किसी की नीड के लिए काफी है चीजें, लेकिन नॉट फॉर एनी, किसी एक ग्रीडी पर्सन की ग्रीड के लिए रिसोर्सेज जो है वो कंप्लीट फुलफिल नहीं होते, है ना। क्योंकि लालच, ग्रीड का कोई अंत नहीं होता है, होने के बाद और इसी रेस में। इसीलिए महात्मा गांधी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज, कि रिसोर्स को हमें कंजर्व कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने यही कहा कि देयर इज अ मींस एवरी एनफ है, ठीक है, बहुत जरूरी है, और इसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स भी किए गए। ठीक, और ये एफर्ट्स जो थे, महात्मा गांधी ने तो ऐसा कहा ही था। महात्मा गांधी ये कहते थे कि जो प्रोडक्शन होना चाहिए ना, वो मासेस, है ना, मतलब बहुत लार्ज स्केल पे नहीं होना चाहिए, वो लोगों के द्वारा, ज्यादा लोगों के द्वारा प्रोडक्शन होना चाहिए, ताकि वो उनमें इक्वली डिवाइडेड हो। ओके, तो महात्मा गांधी हमेशा से ही कंजर्वेशन को लेकर कहते रहे, और वो चाहते थे कि सेल्फ हेल्प हो, है ना। आपको पता है गांधी जी का तो मेन चरखा था, तो वो चाहते थे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो। तो ये तो इंडिया में हुई। अब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल, यानी इंटरनेशनल लेवल पर भी कौन से एफर्ट्स मतलब कौन से स्टेप्स लिए गए। ओके, व्हाट आर द स्टेप्स एंड मेजर्स टेकन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक, तो 1968 में सबसे पहले क्लब ऑफ रोम, ओके, क्लब ऑफ रोम इटली में, उन्होंने कहा कि रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होना चाहिए, सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। तो पहली बार रिसोर्स कंजर्वेशन को लेकर बात की गई, किसके थ्रू, द क्लब ऑफ रोम में। ठीक, उसके बाद 1974 में ही जो गांधी जी की फिलॉसफी थी ना, जो मैंने आपको बताया कि द प्रोडक्शन बाय द मासेस नॉट द मास प्रोडक्शन, तो उस थ्योरी को लेकर ओके शूमेकर जो थे, उन्होंने एक बुक लिखा, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है, स्टार 1 मैंने यहां बना दिया है। ठीक है, तो शूमेकर ने लिखा कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल, कम है वो बहुत अच्छा है ना, हमें बहुत ज्यादा इकट्ठा नहीं करना है, हमारी क्या पूरी होनी चाहिए, सिर्फ नीड। ओके, तो वी शुड नॉट बी ग्रीडी। इसके बाद 1987 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कंट्रीब्यूशन किया गया, यानी कि कॉन्सेप्ट जो था ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम बात करते हैं हमेशा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, इसको किसने इन्वेंट किया, तो ये किया ब्रेडेंटलैंड कमीशन। ठीक है, नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर थी गो हेरलेम ब्रेडेंटलैंड, उनकी लीडरशिप में कमीशन बनाया गया, और उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की कि डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, डेवलपमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए। तो पहली बार वर्ल्ड लेवल पर, ठीक, 1987 में कौन से टर्म को यूज किया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यूज किया गया। ठीक, और इसके बाद ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 1992 में हुआ, जिसमें वर्ल्ड के सभी लीडर्स, 100 लीडर्स इकट्ठा हुए और उन्होंने डिक्लेरेशन साइन किया कि किस तरह से हमारे एनवायरमेंट को बचाया जाए। तो ये सब एफर्ट्स है, ये सब स्टेप्स है जो लिए गए, इंटरनेशनल एफर्ट, किसके रिगार्डिंग, फॉर कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज को कैसे क्या किया जाए, कंजर्व किया जाए, कैसे बचाया जाए। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं, हमने ये एक जर्नल टॉपिक कर लिया कि रिसोर्सेज क्या है, ठीक है, और अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट, एक जो हमारा इंपॉर्टेंट, इसमें हम 2 रिसोर्सेज को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, एग्जांपल जो रिसोर्सेज के, लैंड रिसोर्सेज एंड सॉइल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे हमारा पहला जो है वो है लैंड रिसोर्सेज। ठीक, तो ये जो लैंड रिसोर्सेज है ये क्या है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। क्लियर, ये जो लैंड रिसोर्स है, आपको पता है कि जितनी भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं वो सब हवा में तो नहीं होती हैं कि उड़ते हुए हम कुछ कर रहे हैं,
ठीक है। तो जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज है, हमारी सोशल एक्टिविटीज है, सब किसके ऊपर हो रही है? लैंड के ऊपर। तो लैंड जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, क्लियर। तो लैंड रिसोर्स इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, है ना। जैसे बच्चों आपको पता है, आप ये जानते हैं कि हमारा जो बायोस्फीयर है वो किससे मिलकर बना है? अर्थ बायोस्फीयर क्यों है? क्योंकि लैंड, वाटर एंड एयर, ये तीन चीजें, ठीक है। लैंड, वाटर, एयर, यानी कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर, और जहां पर ये तीनों चीजें मिलती है वो क्या बन जाता है? उसे बोला जाता है बायोस्फीयर, यानी कि जो कि हमारा अर्थ है। समझ में आया? तो इस तरह से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी वाटर और एयर भी इंपॉर्टेंट है, और उनमें से एक लैंड भी है। तो लैंड, वाटर एंड एयर, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, क्योंकि लैंड जो है वो सपोर्ट करती है, किसको सपोर्ट करती है? नंबर वन, नेचुरल वेजिटेशन, जितने भी प्लांट्स, क्रॉप्स उगती हैं, वाइल्ड लाइफ जो हमारा फोना है, ह्यूमन लाइफ, हम सब, ओके, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। तो मींस दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द लैंड रिसोर्स, कि लैंड रिसोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आप ये पॉइंट लिखकर जस्टिफाई कर सकते हैं कि इसलिए लैंड रिसोर्सेज क्या है? वो इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। समझ में आया बच्चों? और आपको पता है लेकिन लैंड, इसका लिमिटेशन क्या है कि लैंड जो है वो फिनाइट, मतलब लैंड है वो फिक्स्ड है ना। मैग्नीट्यूड जो है इसका फिक्स्ड है। जैसे आप देखिए कि दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड। तो इंडिया में 43% जो लैंड एरिया है वो कवर्ड है प्लेन से, है ना। ये हुए आपके प्लेन, यहाँ पे इंडेक्स में देखिए, ये 30% माउंटेन है, 27% प्लेट्यू है। तो दीज आर द थ्री मेजर लैंड फॉर्म, 43, 30 एंड 27, है ना। ये क्या हो गए? लैंड फॉर्म, प्लेन, माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज, ठीक। तो दीज आर द थ्री मेजर लैंड फॉर्म, और ये लिमिटेड है। अब इंडिया का जो टोटल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, वो उतना ही रहेगा, हम उसको खींचकर बड़ा तो कर नहीं सकते। समझ में आया बच्चों? तो लैंड जो है इसका यही लिमिटेशन है कि ये एक एसेट है हमारे लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, लेकिन ये फिनाइट है, यानी कि फिक्स मैग्नीट्यूड पर है, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये है इंडिया में, दैट इज कि 43% जो हमारा टोटल लैंड एरिया है, जो हमारा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, ओके, उसमें 43% क्या है? प्लेन्स है, ये माउंटेन्स है, और ये प्लेट्यू लैंड है, ओके, ये मेजर लैंड फॉर्म है, और ये फिक्स्ड है। तो इस तरह से हम लैंड की इंपॉर्टेंस बता सकते हैं कि जो लैंड रिसोर्स है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। अब इसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है, मतलब लैंड यूज, इसका मतलब क्या हुआ कि लैंड यूज, हम लैंड का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है जो लैंड का यूज होता है बच्चों, अलग अलग पर्पज के लिए किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, या हम कह सकते हैं लैंड यूज, लैंड का यूज। तो इसका यूज जो होता है वो नंबर वन, फॉरेस्ट, है ना। फॉरेस्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, ठीक। तो यहाँ पर फॉरेस्ट जो है उसमें होता है पहला, और आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 33% टोटल 1/3 जो एरिया होता है किसी भी कंट्री का, वो किसके अंडर में आना चाहिए? फॉरेस्ट का। बट ऐसा नहीं है। आपको पता है कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल कितना डिफॉरेस्टेशन हुआ, और उसके बाद स्टेप्स उठाए जा रहे हैं कि हम फॉरेस्ट एरिया को क्या कर सके, दैट इज और ज्यादा इंक्रीज कर सके। आगे हम देखते हैं डायग्राम में कि इंडिया में क्या स्टेटस है और कितना इंक्रीज हुआ है। तो पहला हो गया फॉरेस्ट, लैंड यूज किया जाता है फॉरेस्ट में। दूसरा, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रॉपिंग के लिए लैंड अवेलेबल नहीं है। अब क्यों नहीं है भाई कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल? तो उसके दो रीजन है। उसके कितने रीजन है? दो रीजन है। ए पार्ट बैरन है, वो वेस्ट है ना, नॉट फर्टाइल, उसकी फर्टिलिटी जा चुकी है। और दूसरा, हमने सभी लैंड को तो हम कल्टीवेशन में यूज नहीं कर सकते, तो कुछ बिल्डिंग्स बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए और इंडस्ट्री बनाने के लिए, यानी कि उसका एग्रीकल्चर यूज नहीं हो रहा, उसका क्या हो रहा है? नॉन एग्रीकल्चर यूज, मतलब बिल्डिंग, रोड्स, इंडस्ट्रीज और ये सब बनाने के लिए। तो ये सेकंड कैटेगरी हो गई लैंड यूज की। थर्ड कैटेगरी है अनकल्टिवेटेड अदर लैंड। कुछ लैंड ऐसी है जिसको कल्टीवेट नहीं किया गया, क्यों? परमानेंट पास्चर। पास्चर मतलब होता है बच्चों ग्रेजिंग लैंड, है ना, पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं, हमारे एनिमल्स है, उनके भी, उनको फीड करने के लिए, उनके लिए चारागाह, उसके लिए यूज किया जा रहा है। और एक लैंड है कल्चरेबल वेस्ट लैंड, यानी कि जिसको हमने 5 ईयर, मोर देन 5 ईयर से क्या नहीं किया है? कल्टीवेट नहीं किया है, क्योंकि उसकी फर्टिलिटी बहुत ज्यादा, दैट इज डिक्रीज हो गई, कम हो गई थी, ठीक। तो वो इस कैटेगरी में आती है। फोर्थ कैटेगरी है फैलो लैंड, जिस लैंड को हमने लेफ्ट छोड़ दिया, ओके। इसमें लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, एक या एक से कम सालों के लिए जिसको छोड़ दिया गया है। और अदर देन करंट फैलो, यानी कि लेफ्ट अनकल्टिवेटेड लैंड फॉर द पास्ट, कि पास्ट में हमने, है ना, 1 से 5 साल के बीच में उसको, यानी करंट फैलो लेस देन 1, और ये इसके बीच में है, पहला करंट फैलो आता है, करंट फैलो, फिर अदर देन करंट फैलो, और फिर कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ठीक है। और फिफ्थ जो है टाइप ऑफ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क में आता है सिर्फ ये वाला, नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया मतलब टोटल
कितने एरिया पर हमने क्या किया है, क्रॉप उगाया है। तो इस टर्म को अच्छे से लर्न करें ना बच्चों। तो नेट सोन एरिया का मतलब होता है द टोटल एरिया सोन विद क्रॉप्स एंड द ऑर्चर्ड्स, ओके, जिसमें हमने टोटल क्रॉप्स उगाई हैं ओनली वंस इन अ ईयर। सो इट इज ऑल्सो नोन एज द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। इसको और क्या बोला जाता है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ठीक बच्चों, तो ये 5 कैटेगरीज हो गई, फॉरेस्ट, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, अनकल्टिवेटेड अदर लैंड, फैलो लैंड, नेट सोन एरिया, और इसमें से ये जो 5th वाला है एज अ 1 मार्क, ये इंपॉर्टेंट है जैसा मैंने आपको बताया। तो ये हो गया लैंड यूज का, दैट इज डिवाइडेड कि लैंड को किस किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ठीक, अब जो लैंड यूज पैटर्न है इंडिया में, उसको कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं। तो बच्चों इसमें लैंड यूज पैटर्न, यानी लैंड को जैसे हमने यूज देख लिया किस किस में होता है, फॉरेस्ट में होता है, ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर यूज में होता है, कल्टीवेबल नेट सोन एरिया में होता है। तो अब ये जो पैटर्न है इंडिया में, उसको डिटरमाइन, उसको कंट्रोल, है ना, डिटरमाइन मतलब उसको कंट्रोल कौन करता है। तो कंट्रोलर कौन है लैंड यूज पैटर्न के, नंबर 1 फिजिकल फैक्टर, नंबर 2 ह्यूमन फैक्टर। ओके, तो लैंड यूज पैटर्न जो है उसको 2 फैक्टर्स, एक होता है फिजिकल और दूसरा है ह्यूमन फैक्टर। ठीक, फिजिकल में आ जाता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मींस विच टाइप ऑफ लैंड, आपको मैंने अभी बताया ना, प्लेन, प्लेट्यू, माउंटेन, तो वो टोपोग्राफी हो गया। ठीक है, क्लाइमेट, क्लाइमेट कैसा है, ओके, मींस ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, टेम्परेट है, किस टाइप का है। सॉइल टाइप, जैसे कि इंडिया में 6 टाइप्स की सॉइल है, हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसको। ठीक, तो ये किसका पार्ट है, वो फिजिकल फैक्टर का पार्ट है, ये फिजिकल फैक्टर का पार्ट हो गया। टॉप मींस लैंडफॉर्म किस टाइप का है, टोपोग्राफी मींस लैंडफॉर्म, क्लाइमेट एंड सॉइल। ठीक, ये फिजिकल का पार्ट हो गया। और ह्यूमन, ह्यूमन जो है उसमें डिपेंड करता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कैसा है, मॉडरेट है, बहुत ज्यादा है ना, लार्ज है, पॉपुलेशन डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब बच्चों क्या होता है, हाउ मेनी पीपल आर लिविंग ऑन अ पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, है ना, अकॉर्डिंग टू द एरिया। तो कितने लोग वहां रहते हैं, तो पॉपुलेशन डेंसिटी हायर है या लोअर है। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, अभी हमने इसकी बात की थी कि कितना टेक्नोलॉजिकल एडवांस है वहां का एरिया, कितना उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप किया है। कल्चर, वहां के ट्रेडिशन मींस किस तरह से, जैसे इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एंगेज इन द प्राइमरी एक्टिविटीज एंड यू नो दैट इज कि हाउ वी आर रिलेटेड टू आवर नेचर। तो ये सब जो फैक्टर है वो ह्यूमन फैक्टर में आते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो हुआ कि लैंड यूज पैटर्न को 2 फैक्टर डिटरमाइन करते हैं। अब हम देखते हैं कि इंडिया का जो टोटल एरिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारा टोटल एरिया है, लेकिन हमें जो डेटा अवेलेबल है, यानी कि जो सर्वे किया गया, वो सिर्फ 93% का ही किया गया है। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, इसलिए है क्योंकि जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, असम को सिर्फ हम छोड़ दें, उसके अलावा आपको पता है 7 सिस्टर स्टेट्स बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट को, तो असम को छोड़कर बाकी जो अदर स्टेट्स है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, ये पूरी तरह से सर्वे यहाँ पर नहीं हो पाया है क्योंकि लैंड जो है इनएक्सेसिबल है, कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर, आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो एक बड़ा सा एरिया है वो पाकिस्तान, जिसको हम पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, है ना, पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो नहीं हो पाया है। और चाइना, चाइना ने भी आपको पता है इंटरवेंशन करता है, तो वो हमारा जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, लद्दाख वाला एरिया है उसमें, तो इसलिए हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है ना लैंड यूज का, वो 100% ना होकर कितना है, 93% है। और क्यों है ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि लैंड यूज का जो सर्वे करते हैं, है ना, जो हमारा इंडियन सर्वे डिपार्टमेंट है, तो वो पूरी तरह से, क्योंकि देयर आर द सम प्रॉब्लम कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उन्होंने इलीगली उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है, और कुछ एरिया इतने इनएक्सेसिबल हैं, इतना डेंस फॉरेस्ट है, और कुछ वहां पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हम उसको पूरी तरह से सर्वे नहीं कर पाए हैं। इसकी वजह से हमारे पास सिर्फ 93% एरिया का ही क्या है, डेटा अवेलेबल है। ठीक, अब बच्चों ये देखिए, इसको बहुत ध्यान से समझिए। तो बच्चों यहां पर हम देखेंगे कि लैंड यूज कैटेगरी का कंपैरिजन देखेंगे। आप यहां पर 2 डायग्राम देख रहे हैं, तो ये वाला जो आपका डायग्राम है, इसमें बताया गया है 1960 से 61 में इंडिया में किस तरह से लैंड का यूटिलाइजेशन हुआ, और ये वाला जो डायग्राम है वो 2014 से 15 का है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फॉरेस्ट एरिया है ये 18.11% था 60-61 में, जो कि 23.3% हो गया है, यानी कि इंक्रीज हुआ है। लेकिन अभी भी डिजायरेबल कितना होता है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 33% होता है, तो अभी भी ये कम है। बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड 18.11 थी 1960-61 में, जो कि 5.5% हो गई है। ऐसे ही नॉन एग्रीकल्चर यूज में जो एरिया था वो 4.95% था, जो बढ़कर 8.7% हो गया है यहाँ पर, यानी कि आपको कंपैरिजन करना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप, परमानेंट पास्चर और जो ग्रेजिंग लैंड था वो 4.7% था, वो इसमें कम हो गया है, डिक्रीज हो गया है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक टेबल वाइज कि कौन सा एरिया डिक्रीज हुआ, कौन सा इंक्रीज हुआ, और फिर उसको एनालाइज कर सकते हैं कि इंडिया में जो लैंड यूज कैटेगरी पैटर्न है वो कैसे चेंज हो रहा है। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट एरिया हमारा जो ये है नेट सोन एरिया,
ठीक, तो नेट सोन एरिया ये पहले 46.26% था, अब 45.5% हो गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर चेंजेस दिख रहे हैं। ये लैंड यूज कैटेगरीज है, जो 5 लैंड यूज हमने देखा था, तो इंडिया में कैसे अकॉर्डिंग टू द है ना नीड्स और वो चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो ये जो पूरा डायग्राम है वो आपको एक रिप्रेजेंट करता है कि इंडिया में लैंड यूज कैटेगरी का क्या स्टेटस है और इसको किस तरह से यूज किया जा रहा है। ठीक, तो अब यहाँ पर हम इसको एनालाइज करते हैं, जैसे कि हमने उसमें डायग्राम में देखा, अब हम इसको एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है लैंड यूटिलाइजेशन का इंडिया में, ऐसा क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ये है बच्चों कि जो करंट फैलो लैंड है, आपको मैंने बताया था करंट फैलो लैंड जिसको हमने लेफ्ट छोड़ दिया है, ठीक, तो वो क्वालिटी उसकी बहुत डिग्रेड हो गई है, इसकी वजह से वहां कल्टीवेशन नहीं कर पाते हैं हम। ठीक, और जो नेट सोन एरिया भी है ना, वो हमने तो पूरे इंडिया का देखा, लेकिन आपको पता है कुछ स्टेट्स है जैसे पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न यूपी है, ये सब वो स्टेट है जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन मेथड को सबसे पहले अडॉप्ट किया। ठीक, तो यहाँ पर कल्टीवेशन नेट सोन एरिया का परसेंटेज ज्यादा है, जैसे 80% टोटल एरिया पंजाब का इसमें आता है एंड नेट सोन एरिया में आता है। ओके, और पंजाब और हरियाणा में 80% से ज्यादा एरिया है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में वहां के टोटल एरिया का सिर्फ 10% है ना, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार। तो यहाँ पर आप रीजनल वेरिएशन देख सकते हैं कि कहीं पर तो टोटल लैंड एरिया एग्रीकल्चर का जो है पंजाब हरियाणा जैसे स्टेट में 80% वो एग्रीकल्चर क्रॉप उगाने में कर रहे हैं, लेकिन ये जो है स्टेट्स, क्योंकि ये हिली एरियाज है, ओके, आइलैंड है, तो यहाँ पर कम है। ऐसे ही फॉरेस्ट एरिया जो है बहुत कम है, अभी भी 24%, डिजायर्ड मैं आपको बता चुकी हूँ 33% होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। ठीक, और आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफिकल एरिया जो है, बिकॉज मिलियंस ऑफ पीपल जो है दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर अर्निंग लाइवलीहुड, यानी कि वो अपना ब्रेड और बटर जो अर्न करते हैं वो इसी पर डिपेंडेंट होता है, इसकी वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देखें कि जो हमारा लैंड है वो डिग्रेड क्यों हो रहा है, मतलब व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का बच्चों मतलब होता है क्वालिटी, जो लैंड की क्वालिटी होती है ना, जब वो डिट्रॉइड होती है यानी कि कम होती है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसको लैंड डिग्रेडेशन कहा जाता है। ठीक है, और अगर हम इसी तरह लगातार इसका कंटिन्यूअस यूज करते रहे, अगर हमने अप्रोप्रिएट स्टेप्स, मेजर्स में स्टेप्स नहीं लिए कंजर्वेशन के, तो उससे क्या होगा, लैंड डिग्रेड होगी, है ना, लैंड की क्वालिटी जो होगी वो डिग्रेड होगी, क्योंकि हमने लैंड यूज कैटेगरी का स्टेटस इंडिया का देखा है। तो ये प्रॉब्लम्स है इंडिया में लैंड यूटिलाइजेशन को लेकर, कि इंडिया में जो लैंड यूटिलाइजेशन किया जाता है वो इस तरह से, इसकी वजह से होता है। ठीक है, और आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कंजर्वेशन हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिसोर्सेज को लेकर, और इससे पहले भी हमने रिसोर्सेज और डेवलपमेंट पे बात करी थी। तो यहाँ पर जो लैंड डिग्रेडेशन है, यानी कि जो क्वालिटी खराब हो रही है, तो उसके लिए अब हम कैसे कंजर्वेशन मेजर अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक, तो उससे पहले हमें कॉजेज देखने होंगे, हमें कॉजेज देखने होंगे कि कारण क्या है भाई, क्या कारण है, क्यों लैंड डिग्रेड हो रहा है, इसका कोई कारण तो होगा ना। तो बेसिकली हम उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं लैंड का, यानी कि जो 95% हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, मतलब जो हमारे फूड है, हमारा शेल्टर है, क्लोथिंग है, मतलब रोटी, कपड़ा और मकान। ओके, तो ये जो है ये सब लैंड से ही ऑब्टेन होता है। मैंने आपको बताया सारी एक्टिविटी हम हवा में तो कुछ लटक के नहीं कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं कहां कर रहे हैं, लैंड के ऊपर कर रहे हैं। समझ में आया। तो ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लैंड डिग्रेड हो रहा है। ठीक है, मतलब 2 फैक्टर्स हैं, कॉजेस क्या है लैंड डिग्रेडेशन के, 2 फैक्टर्स है। दैट इज फर्स्ट फैक्टर जो नेचुरल है, बट नेचुरल फैक्टर से लैंड को उतना नुकसान नहीं पहुंचता है, क्योंकि नेचर का बच्चों एक बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म होता है, वो अगर डिस्ट्रक्शन करती है तो कंस्ट्रक्शन भी कर रही है। पर जो मेन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा हो रहा है वो क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज। ओके, बिकॉज हम लोग ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं हमारी एक्टिविटी, तो ह्यूमन एक्टिविटीज ओके उसकी वजह से ना सिर्फ लैंड डिग्रेड हो रहा है, बल्कि जो नेचुरल फोर्सेज हैं, यानी कि जो नेचुरल रीजन भी है, उनकी जो पेस है वो भी बढ़ गई है, वो डैमेज कर रही है लैंड को। आज आप देखिए कितने फ्रीक्वेंटली फ्लड आ रहे हैं। फ्लड आप बोलेंगे कि मैम फ्लड तो नेचुरल है, लेकिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम हैं, क्योंकि हमने इतना ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया है, हमने इतना डिफॉरेस्टेशन किया है कि जिसकी वजह से आज एक आम बात हो गई। समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो मेनली फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है लैंड डिग्रेडेशन का, वो क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज, कि हम बिना सोचे समझे ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ओवर यूज कर रहे हैं लैंड का, जिसकी वजह से लैंड क्या हो रही है, लैंड डिग्रेड हो रही है। तो बच्चों ये कॉजेज हैं। तो बच्चों यहां मैंने बना दिया है आपके लिए स्टार 5 मार्क्स। बोर्ड एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है, कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन, कि जो लैंड डिग्रेडेशन है उसके कॉजेज क्या है। तो पहला कॉजेज है डिफॉरेस्टेशन, कि कटिंग ऑफ द ट्रीज इनडिस्क्रिमिनेटली। ब्रिटिशर्स ने तो किया ही सही, इंडिपेंडेंस के बाद भी आपको पता है किस तरह से फॉरेस्ट लैंड को क्लियर किया जा रहा है, उसको एग्रीकल्चर में कन्वर्ट किया जा रहा है, उसको ह्यूमन हैबिटेशन के लिए यूज किया जा रहा है। ओके, सेकंड कॉज है ओवर ग्रेजिंग। जैसा आपको पता है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जहां पर बहुत कैटल्स हैं, तो वहां पे जो कैटल्स होते हैं वो ओवर ग्रेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से लैंड क्या हो रही है, डिग्रेड हो रही है।
माइनिंग एंड क्वेरिंग, जैसे कि आपको पता है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जहां पर बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज है, वहां पर माइनिंग एक्टिविटी से लैंड डिग्रेड हो रही है। ओवर इरिगेशन, पंजाब एंड हरियाणा। ग्रीन रेवोल्यूशन बच्चों आपको पता है किसने अडॉप्ट किया था सबसे पहले? पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी ने। इसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो बहुत गुना बढ़ा, कई गुना बढ़ा, लेकिन लैंड डिग्रेड हुई, तो वहां ओवर इरिगेशन किया गया। मिनरल प्रोसेस इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज मिनरल बेस्ड होती है, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हुई आपकी, ठीक है, तो ये जो इंडस्ट्रीज हुई जो मिनरल्स का यूज कर रही हैं, तो उसके बाद जो मिनरल्स की ग्राइंडिंग होती है, जो उसके स्क्रैप बच जाते हैं, वो ऐसे ही डंप कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से लैंड क्या हो रही है? डिग्रेड हो रही है। तो ये जो है आपके 5 कॉजेज हैं, तो इन 5 कॉजेज को 5 मार्क्स में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं विद एग्जाम्पल, जैसा मैंने आपको समझाया कि डिफॉरेस्टेशन कहाँ का मेन कॉज है, क्या होता है, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग, ओवर इरिगेशन, मिनरल प्रोसेस इंडस्ट्री। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया कॉजेज। अब इसी के साथ ये प्रॉब्लम है और ये क्या है? ये सॉल्यूशन है। दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द सॉल्यूशन। प्रिवेंटिव मेजर्स मतलब व्हाट आर द स्टेप्स। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? एफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। ठीक, तो बहुत ज्यादा आप प्लांट्स लगाइए, ट्रीज लगाइए, जिससे क्या होगा? लैंड जो है उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। ग्रेजिंग लैंड को मैनेज कीजिए। ठीक, जो ये ग्रेजिंग की वजह से ओवर ग्रेजिंग है, तो ओवर ग्रेजिंग का सॉल्यूशन सेकंड का क्या है? मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड। अलग से पास्चर लैंड बनाइए एनिमल्स और कैटल्स के लिए, ताकि वो उसी में चारा चरे, नहीं ऐसे नहीं खुले नहीं छोड़ देना है। माइनिंग और क्वेरिंग है, जरूरी है, लेकिन माइनिंग को रेगुलेट करना चाहिए। गवर्नमेंट को कुछ ऐसे लॉज बनाने चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट को कुछ ऐसे लॉज बनाने चाहिए कि वो किस तरह से उसको क्या कर सके, उसको रेगुलेट कर सके। ठीक है बच्चों, और इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो कॉजेज है ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ये प्रॉब्लम है और ये सॉल्यूशन है। ओवर इरिगेशन, ओवर इरिगेशन का सॉल्यूशन है ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली सप्लाई आप वाटर कर रहे हैं, आप ड्रिप इरिगेशन का यूज कीजिए, स्प्रिंकलर्स का यूज कीजिए। ठीक, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन कम होगा। मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनके आसपास शेल्टर बेल्ट्स लगाइए। शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है? प्रोटेक्टिव ट्रीज लगाए जाते हैं चारों ओर, जिसकी वजह से पॉल्यूशन क्या हो? पॉल्यूशन कम हो बच्चों। ठीक है, ताकि, और उसके आसपास शेल्टर बैट लगाइए, थॉर्नी बुशेस लगाइए, ताकि जो मिनरल प्रोसेस इंडस्ट्री है और उसमें जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस जनरेट होता है वो हवा में उड़कर इधर उधर नहीं फैले, वो और अदर लैंड को खराब नहीं करे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका 5 मार्क्स का बोर्ड में पूछे जाने वाला, रिपीटेडली पूछे जाने वाला बच्चों क्वेश्चन है, कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। कि लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेज क्या होते हैं, ठीक, कि लैंड डिग्रेड क्यों होता है, किन कारणों से होता है, और ये है आपका कॉन्जर्वेशन। लैंड कॉन्जर्वेशन कैसे कर सकते हैं? तो कॉन्जर्वेशन ऑफ लैंड, तो ये 5 मेजर्स है, और ये आपको मैंने एग्जांपल्स दी है विद द स्टेट्स, विद द मेथड। तो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक एज द बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताती चलूंगी, और वो मैं सब आपको बता रही हूं। तो इसे नोट कर लीजिए ताकि आपको याद रहे कि लैंड डिग्रेडेशन के क्या कॉजेज होते हैं और कौन से मेजर्स जो हैं वो हमें लेने हैं इसको प्रोटेक्शन करने के लिए। तो बच्चों यहां तक हमने बात करी लैंड रिसोर्सेज की। अब हम बात करेंगे सॉइल। ओके, तो आपको पता है जो टॉप लेयर होता है लैंड के ऊपर, उसे हम क्या बोलते हैं? सॉइल। तो सॉइल भी उतना ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। ठीक है, तो हमें बताया कि सॉइल भी लैंड की तरह ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, और कैसा रिसोर्स है? रिन्यूएबल। ओके, इट इज द रिन्यूएबल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स है, और ये मीडियम है प्लांट ग्रोथ का, और सपोर्ट करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। यानी सॉइल इज द रिन्यूएबल। आपको पता है सॉइल फॉर्मेशन जो होता है वो नेचुरल प्रोसेस से होता है, क्लियर? और सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो इट इज इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द फैक्टर्स? तो दीज आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। ओके, तो कौन कौन से फैक्टर्स है जैसे जिनसे सॉइल बनता है? पहली बात तो सॉइल बनने में ऐसा नहीं है आज या कल या परसों या 3 या 4 दिन या महीनों में सॉइल बन जाता है। मिलियंस ऑफ ईयर्स, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। क्या बनने में? सॉइल बनने में। फ्यू सेंटीमीटर, कुछ सेंटीमीटर की सॉइल बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। और इसमें कौन सी फैक्टर्स हैं? तो उसमें नेचुरल फैक्टर्स है, जैसे कि टेम्परेचर में जब चेंज होता है, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर्स, डीकंपोजर्स, अर्थवॉर्म्स वगैरह जो होते हैं उन्हें हम डीकंपोजर्स बोलते हैं, कंट्रीब्यूट, ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में। क्लियर? तो इसके कौन से फैक्टर हो गए? दैट इज टेम्परेचर में चेंज होता है, ओके, कोल्ड हॉट, तो उससे कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से जो रॉक्स होती हैं वो ब्रेक डाउन होती है, टूटती हैं। ठीक, फिर उसके ऊपर वाटर और विंड, ग्लेशियर्स, इनका एक्शन होता है, ये इरोजन करते हैं, क्लियर? इरोजन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, डिपोजिशन करते हैं। इसके अलावा जो डीकंपोजर्स होते हैं, अर्थवॉर्म्स एंड अदर रोडेंट्स एंड अदर्स, दे आल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। ठीक, तो इसमें सबसे पहले जो सॉइल होती है, सॉइल किससे बनती है? रॉक से बनती है। ठीक है, तो जो पेरेंट रॉक होती है, या जिसे हम बेड रॉक बोलते हैं,
ओके और फिर उस पर क्लाइमेटिक फैक्टर वर्क करते हैं, वेजिटेशन वर्क करता है, सबसे इंपॉर्टेंट द टाइम, आपको मैंने बताया ना मिलियंस ऑफ ईयर्स, तो दीज आर द फैक्टर्स इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। ओके ये फैक्टर्स होते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन बोर्ड में, व्हाट आर द फैक्टर्स, तो यू कुड राइट दिस। ओके एंड इसके अलावा केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और सॉइल में ऑर्गेनिक ह्यूमस जो सॉइल को फर्टाइल बनाता है, और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी होते हैं लाइक पोटेशियम, कार्बोनेट एंड अदर, जो सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि व्हाट आर द फैक्टर क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल। यहां पर हम सॉइल को क्लासिफाई कर रहे हैं, तो हम इसके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं। तो ये जो क्राइटेरिया है वो किस बेसिस पर है, वो इस बेसिस पर है नंबर 1 कि सॉइल का फॉर्मेशन कौन से पेरेंट रॉक से हुआ है, उसका कलर क्या है, उसकी थिकनेस क्या है, उसका टेक्सचर, उसका एज, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इन सब क्राइटेरियाज के बेसिस पर हमने इंडियन सॉइल को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। क्लियर? और ये जो सॉइल्स हैं, ये फर्स्ट सॉइल है हमारी एलुवियल सॉइल, सेकंड ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटेराइट सॉइल एंड एरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। तो 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करेंगे, और ये जो सॉइल के फीचर्स है बच्चों, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है ये पूछे जाते हैं आपसे, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है आपका, या डायरेक्टली 3 मार्क क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, या टुगेदर 5 मार्क्स क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो हर सॉइल का मतलब हर सॉइल के एटलीस्ट 3 फीचर्स आपको लर्न करने हैं बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इनका क्या यूज होता है और ये किस तरह से इनको कैरेक्टराइज किया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का कि सॉइल जो है, डिफरेंट सॉइल जो है वो किस बेसिस पर है। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं, फर्स्ट है हमारी एलुवियल सॉइल। ठीक, अब ये जो सॉइल है ये नदन प्लेन, पूरे नदन प्लेन पर मिलती है। ठीक, और ये जो हमारा नदन प्लेन है वो पूरा किससे बना हुआ है, वो एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। और ये एलुवियल सॉइल बनी कैसे है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, 3 मेजर रिवर्स ऑफ द नॉर्थ, उनके उससे बना है। और ये मेनली राजस्थान, गुजरात, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का जो एरिया है, अभी मैं आगे आपको मैप में भी दिखाऊंगी ये कि किस कहां पर पाई जाती है ये। तो अभी तो ये जो रीजन है इनको लर्न कर लीजिएगा आप। और इसके अलावा महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। तो एलुवियल सॉइल जो है इट इज फाउंड, ये जो है इस पार्ट में मिलती है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया, ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। ठीक, और जो एलुवियल सॉइल होती है इसमें सैंड, सिल्ट यानी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, क्ले, और जैसे जैसे हम रिवर वैलीज में जाते हैं तो सॉइल जो है इसके साइज जो होता है वो बिगर, ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो बिगर दिखते हैं, स्पेशली रिवर वैली की साइड्स में। और इसकी एज के बेसिस में, मैंने आपको बताया ना कि क्राइटेरिया हम यूज करते हैं डिफरेंट, तो एज के बेसिस पर जो एलुवियल सॉइल है इसको क्लासिफाई किया गया है। तो ये जो इसका एज के बेसिस पे बच्चों ये पार्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये अलग से भी एज अ 2 मार्क और 3 मार्क एलुवियल सॉइल, और ये सॉइल सबसे इंपॉर्टेंट है, एक ब्लैक सॉइल और एक एलुवियल सॉइल। तो यहाँ पर एलुवियल सॉइल को एज के बेसिस पर स्पेसिफिकली अगर पूछा जाता है तो इसको डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 इज द बांगर, बांगर सॉइल, जिसमें बहुत ज्यादा कंकर, पत्थर है ना, नोड्यूल्स होते हैं वो, और खादर जो होता है वो न्यू एलुवियल सॉइल होती है। सेकंड बांगर, सेकंड इज खादर, ये बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं इसमें। तो इसके बेसिस पर इसको डिवाइड किया गया है बांगर एंड खादर में। तो डिफरेंशिएट भी आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बांगर एंड खादर। तो बांगर सॉइल क्या हुई, ये ओल्ड सॉइल होती है ना, इसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है कंकर का। और खादर जो है वो न्यू सॉइल होती है, इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत फाइन होते हैं। तो दिस क्लासिफिकेशन ऑफ द एलुवियल सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ द दैट इज द एज के बेसिस पे, यानी नई है या पुरानी है। तो पुरानी वाली हम कैसे याद करेंगे, पुरानी बांगर है, नई खादर है। खादर है। तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन हो गया सॉइल का। अब इसमें हम देखा एलुवियल सॉइल का, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर देखिए ये जो डिवीजन किया गया है नदन प्लेन का बेसिस ऑफ, मैंने आपको पता ना कि समझाते हैं। तो यहाँ देखिए ये हिमालय, आपको पता है कि जो सॉइल होती है यानी कि जो रॉक्स होती हैं तो वो इरोड होती है, वहां से इरोजन होता है। और ये जब इरोजन होता है तो ये माउंटेन्स है ऐसे नीचे आती हैं। तो अब यहाँ पे देखिए बड़े बड़े पत्थर हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज द भाबर लैंड, है ना। उसके बाद फाइन पार्टिकल्स, ये रीजन है हमारा तेराई। और ये जो अभी हमने एज के बेसिस पे किया था, तो एज के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन था, दैट इज द भांगर एंड खादर, यानी ओल्ड एलुवियल सॉइल और न्यू। अब न्यू एलुवियल सॉइल देखिए आप, ये रिवर है, ठीक है। तो ये एवरी ईयर रिन्यू होती है, हर साल ये रिन्यू हो रही है। तो एवरी ईयर ये रिन्यू हो रही है, तो ये खादर है। और ये जो है यहाँ तक, ये जो रिवर का वाटर है, फ्लड है यहाँ, ये नहीं पहुंच पाता, तो ये क्या है, भांगर। इट इज अ भांगर एंड इट इज अ खादर। ओके, तो इट इज अ न्यू एलुवियल सॉइल, ये न्यू हो गई, ये ओल्ड हो गई। और ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे हो गया, एज के बेसिस पे हो गया। और ये जो है भाबर एंड तेराई, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द एलुवियल सॉइल, कि यहां से जब रॉक्स
इरोडेड होकर, है ना, उनको ट्रांसपोर्ट कर आती हैं। तो ये वाला जो रीजन होता है फुट हिल्स, हिमालय के जो फुट हिल्स में रीजन होता है, ओके, वहां पर हमें भाबर, और ये रीजन जो होता है ये तेराई यानी माशी एरिया होता है, दलदल होता है, यहाँ पे देखिए पानी है, वेजिटेशन है, और यहाँ पे जो मिलता है वो है तेराई। तो ये डिवीजन है किसका, नदर्न प्लेन का, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इज द सॉइल, कि कौन से टाइप की सॉइल कहां पर मिलती है। तो माइट बी आपको क्लियर हो गया होगा इस डायग्राम की हेल्प से कि किस तरह से ये यहां पर मिलती है। ठीक है बच्चों, अब जो है ये देखिए, ये जो पिक्चर है ये है एलुवियल सॉइल, और ये जो बच्चों मैप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है, आपको पता है। तो यहाँ पे ये जो मैप है आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, तो बहुत इजीली हम अभी कौन सी सॉइल देख रहे हैं, हम सॉइल देख रहे हैं एलुवियल, है ना, ये एलुवियल सॉइल। तो यहाँ आप देख सकते हैं एलुवियल सॉइल, ये वाला जो पार्ट है ये दिस कलर, है ना, ये जो मैंने मार्क किया आपको, ये सब क्या है, दिस इज द एलुवियल सॉइल। ये कौन सी सॉइल है, एलुवियल सॉइल है। ओके, तो एलुवियल सॉइल जो है ये मोस्ट डोमिनेटिंग है, बहुत फर्टाइल है, बिकॉज आपको पता है ये वाला पार्ट जो है ये नदर्न प्लेन है। ठीक है, और ये नदर्न प्लेन जो है इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, 3 मेजर रिवर्स जो है नॉर्थ की, उससे मिलकर बना है। और ये पूरे मैप में आपको सॉइल का क्लासिफिकेशन दिया गया है, 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो ब्लैक सॉइल आप देख सकते हैं, ये डेक्कन प्लेट्यू वाला जो रीजन है, सेंट्रल हाईलैंड वाला, उसमें है। ये रेड एंड येलो सॉइल है ये वाला पार्ट, ओके, ये रेड एंड येलो सॉइल है। इसके अलावा लेटेराइट सॉइल है जो बीच बीच में आप देख रहे हैं, ये लेटेराइट सॉइल है। ये वाला पार्ट जो है ये एरिड सॉइल है, डेजर्ट सॉइल, ये हमारा थार डेजर्ट है। ठीक, और ये वाला जो पार्ट है ग्रीन वाला, ये माउंटेन सॉइल है, ये सिक्किम में, यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश में ये माउंटेन फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल है। तो ये जो मैप है बच्चों इसको अच्छे से समझ लीजिए, और जब आपको पता, ये मैप को आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना, ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट है मैप को समझना, तो इजीली यू कैन एक्सप्लेन ऑल्सो कि वेयर इट इज फाउंड, ये कहां पर मिलती है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहां है। ठीक, और ये जो सॉइल है ये देखिए ये है एलुवियल सॉइल, तो इसे हम एलुवियल सॉइल बोलते हैं, और इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब जो हमारी दूसरी सॉइल है वो है ब्लैक सॉइल, है ना, अब इसका नेम ही है ब्लैक सॉइल। तो ये ब्लैक सॉइल, नंबर 2 सॉइल, तो इसका कलर क्या होगा, ऑब्वियस है ब्लैक ही होगा कलर में। और इसको रेगुर सॉइल, स्टार 1 मार्क, बोर्ड में एमसीक्यू में मोस्टली ये पूछा जाता है, ब्लैक सॉइल का अदर नेम क्या है, रेगुर सॉइल। तो इसको रेगुर सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है ना। तो ये दोनों नाम आप याद रखिएगा। और ये जो है ऑब्वियस है कि ये जो बनती है ना वो किससे बनती है, दैट इज फ्रॉम द इग्नियस रॉक्स। आपने पढ़ा हुआ है ना कि रॉक्स जो है इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, तो इसका जो पेरेंट मटेरियल होता है, पेरेंट मटेरियल, पेरेंट रॉक मटेरियल क्या होता है, वो इग्नियस रॉक होती है। तो उससे कैसी बन जाती है, इससे ये ब्लैक सॉइल बन जाती है। और ये मिलती कहां पर है, अभी मैंने आपको मैप में भी दिखाया था, डेक्कन ट्रैप, ओके, जो रीजन है बेसाल्ट रॉक का नेम है, ये वहां मिलती है, नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू में मिलती है, ये लावा जहां फ्लो होता है, इग्नियस रॉक। ओके, और ये जो सॉइल है ये महाराष्ट्र, सौराष्ट्र मतलब गुजरात वाला जो एरिया है, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, और गोदावरी एंड कृष्णा वैली। और ब्लैक सॉइल जो है ये बहुत ही फाइन मटेरियल से बनी हुई होती है, तो ये क्ले होता है, इसका नेचर क्ले होता है। ठीक, अब क्ले होती है तो ऑब्वियस है कि इसकी जो कैपेसिटी होती है ना मॉइस्चर, वाटर को रिटेन करने की, वो ज्यादा होती है। ठीक, तो जैसे ही बारिश होती है, यानी जब ये गीली होती है तो ये बहुत चिकनी होती है, और जैसे ड्राई सीजन होता है इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक, तो ये उसका फीचर है, इट इज रिच एंड कंटेंट कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश, लाइम, उससे मिलकर बना है। और ये सॉइल स्टिकी होती है जब वेट होती है, और डीप क्रैक्स हो जाते हैं जब हॉट वेदर होता है। ओके, और ये जो सॉइल है बेस्ट जो है कॉटन के लिए मानी जाती है, इसीलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं। और ये जो इसके फीचर्स हैं ये आप लर्न कर सकते हैं कि दीज आर द फीचर्स, ये जो फीचर्स हैं वो ब्लैक सॉइल के फीचर्स हैं। ये देखिए यहां पर आपको दिख रहा है ना कि ये किस तरह से, यहां पर ये सूखी है तो इसके बीच में क्या आ गए, ये क्रैक्स आ गए, देखिए ब्लैक सॉइल के अंदर, है। और यहां पर ये गीली है तो ये फाइन है, आप देखिए मॉइस्चर को रिटेन किया, ये इस पे क्रॉप लग रहा है। और ये जो ब्लैक सॉइल है, फिर से ये मैप यहाँ आ गया, आप देख लीजिए, तो इट इज फाउंड इन दिस रीजन। तो ये वाला जो पार्ट है इसमें मिलती है, सम पार्ट ओवर हियर, सम पार्ट हियर, तो दिस इज द ब्लैक सॉइल। तो ये ब्लैक सॉइल है जो इसमें मिलती है, और इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम देख सकते हैं। तो ये है ब्लैक सॉइल। अब हमारी जो थर्ड सॉइल है वो कौन सी है, रेड एंड येलो सॉइल। ठीक, अब जो इसका नेम है रेड एंड येलो सॉइल, तो रेड एंड येलो सॉइल जो है वो कहां पर डेवलप होती है, ये भी इसकी जो पेरेंट रॉक मटेरियल होता है वो इग्नियस रॉक होता है, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक होता है। लेकिन ये लो रेनफॉल एरिया जहां पे बारिश कम होती है ना, जो हमारे डेक्कन प्लेट्यू का ईस्टर्न और सदर्न पार्ट है वो वहां पर फॉर्म होती है रेड सॉइल। ओके, और जो येलो एंड रेड सॉइल है ये उड़ीसा रीजन, मतलब स्टेट्स के नेम क्या है ये तो हमने देखा, उन एरियाज में होती है ना रीजन में। तो स्टेट्स है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मिडिल गंगा प्लेन, सदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन, एंड द पीडमोंट। पीडमोंट मतलब क्या होता है, फुट हिल्स। पीडमोंट क्या होता है, फुट हिल्स। जो माउंटेन होता है ना, माउंटेन, उसके जो ये वाला पार्ट फुट हिल्स होता है उसको बोला जाता है पीडमोंट। तो वेस्टर्न घाट जो है
उसका जो फुट हिल्स है वहां पर हमें कौन सी सॉइल मिलती है, रेड एंड येलो सॉइल। ठीक, अब इसका कलर रेड भी है और येलो भी, ऐसा क्यों? क्योंकि रेड कलर तो इसका किसकी वजह से है, क्योंकि इसमें आयरन का डिफ्यूजन होता है, क्रिस्टलाइन आयरन का। ठीक है, और जब इसमें वाटर ऐड हो जाता है तो ये कैसे दिखती है, येलो दिखती है। हाइड्रेटेड मतलब दैट इज वेट, जब ये वेट हो जाती है, गीली हो जाती है, तो रेड सॉइल हमें कैसे दिखती है, येलो। तो इट इज नोन एज द रेड एंड येलो सॉइल। तो ये है रेड एंड येलो सॉइल, और इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि ये किस तरह से दिखती है। आप फिर से मैप में देखिए, या मैप में देखिए, ये इस तरह से दिखती है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ पार्ट रेड, कुछ पार्ट येलो, तो ऐसे सॉइल को हम क्या बोलते हैं, रेड एंड येलो सॉइल। और ये वाले रीजन है ना, जो मैंने आपको बताया था ना कि पीडमोंट प्लेन, ये है वेस्टर्न घाट का, ये वेस्टर्न घाट है ना यहाँ पर। ओके, तो वेस्टर्न घाट का ये जो फुट हिल्स है, एंड दिस इज द पार्ट, ये पार्ट देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या है, रेड एंड येलो सॉइल, इस रीजन में भी। गॉट इट? तो ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में रेड एंड येलो सॉइल इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये इन रीजन्स में मिलती है। अब जो नेक्स्ट सॉइल है वो है हमारी लेटेराइट सॉइल। क्लियर? लेटेराइट सॉइल यानी कि ये जो लेटेराइट वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है ब्रिक से बनी हुई, है ना, जिसका जो पेरेंट मटेरियल होता है वो क्या होता है, ब्रिक से बना हुआ होता है। तो ये जो लेटेराइट सॉइल होती है, ये आपको ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल दोनों ही क्लाइमेट में मिलती है, वेट और ड्राई सीजन में। और ये जो सॉइल बनती है, इंटेंस लीचिंग का मतलब होता है बच्चों कि बहुत ज्यादा इरोजन होता है यहाँ पर। क्यों होता है? क्योंकि इन रीजन में बहुत हैवी रेनफॉल होता है, जिसकी वजह से इसकी जो टॉप लेयर है वो रिमूव हो जाती है। दैट इज नोन एज द इंटेंस लीचिंग। ओके, और जो लेटेराइट सॉइल होती है, इसका नेचर एसिडिक होता है, इसका पीएच वैल्यू 6 से ज्यादा होता है, और इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। क्लियर? और ये सॉइल जो है कौन से स्टेट्स में मिलती है, तो सदर्न स्टेट्स में, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल सम पार्ट, एंड सम पार्ट नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो ये है कि वेयर इट इज फाउंड। क्लियर? और ये जो सॉइल है, ये डेसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट, टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट आपने अर्ली क्लासेस में पढ़े हुए हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट जिन्हें हम मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ओके, उनको सपोर्ट करती है। लेकिन इसमें ह्यूमस कंटेंट जो होता है पुअर होता है। क्यों होता है? क्योंकि लीचिंग ज्यादा होता है ना, क्रॉप रिमूवल हो जाता है ड्यू टू द हाई रेनफॉल, हाई टेम्परेचर, तो ये ज्यादा इरोजन होता है इसमें, है ना, इरोडेड ज्यादा होती है, तो इसलिए इसका डिग्रेडेशन होता है लैंड इसके उसमें। और ये जो सॉइल है सबसे ज्यादा यूजफुल है क्रॉप्स लाइक टी, कॉफी, कैश्यू नट, ओके, इनके लिए यूज किया जाता है इस सॉइल का। तो ये फीचर्स हैं, और ये फीचर्स को आपको याद करना है कि किस तरह से ये जो सॉइल है दैट इज यूज। अब यहां पर देखिए, ये जो सॉइल है इसका आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि ये जो सॉइल है इसमें आप देख सकते हैं इस तरह की दिखती है ये लेटेराइट सॉइल। ओके, और लेटेराइट सॉइल जो मैप पर है वो आप देख सकते हैं इन रीजन्स में, ये वाले जो रीजन्स हैं ये लेटेराइट सॉइल वाले रीजन्स हैं। क्लियर? तो ये यहाँ पर मिलती है। अब जो हमारी नेक्स्ट सॉइल है, यानी लेटेराइट सॉइल का हो गया, अब जो हमारी नेक्स्ट सॉइल है वो कौन सी है, एरिड सॉइल। एरिड सॉइल को हम डेजर्ट सॉइल भी बोलते हैं, है ना। एरिड सॉइल इज ऑल्सो नोन एज द डेजर्ट सॉइल, सैंडी सॉइल, क्योंकि डेजर्ट एरिया में मिलती है तो इसका जो नेम है वो सैंडी सॉइल, है ना, इसको आप सैंडी सॉइल के नेम से भी लर्न कर सकते हैं। और इसके भी कलर जो होता है ना वो आपको वैरायटी में, मतलब रेड से ब्राउन कलर में मिलता है। ठीक है, और इसका जो टेक्सचर होता है बच्चों वो कैसा होता है, सैंडी होता है, और इसका नेचर सैलाइन यानी कि सॉल्टी, डेजर्ट में है और इसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा हाई होता है, और इसीलिए यहां से कॉमन सॉल्ट दैट इज ऑब्टेन किया जाता है। जब जो इसके ऊपर जो वाटर होता है ना, पानी होता है, जब वो एवोपरेट हो जाता है तो उससे कॉमन सॉल्ट बनाया जाता है। एरिड सॉइल में भी ह्यूमस और मॉइस्चर की कमी होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो ये लोअर होरिजन यानी निचले इलाकों में जो ये सॉइल मिलती है, यहाँ पर कंकर ज्यादा होते हैं। ओके, और इसमें कैल्शियम कंटेंट ज्यादा होता है, और कंकर लेयर फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है, इनफिल्ट्रेशन होता है वाटर का, और प्रॉपर इरिगेशन बहुत नीडेड होता है इसमें, है ना। बिना इरिगेशन के आप, क्योंकि ऑब्वियस है कि वाटर जो कैपेसिटी है, मॉइस्चर जो है वो कम है, तो विदाउट द इरिगेशन बच्चों इसमें हम क्या नहीं कर सकते, हम क्रॉपिंग नहीं कर सकते हैं। तो केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान में जैसे ये पाई जाती है सबसे ज्यादा, तो वहां पर इरिगेशन की हेल्प से इस सॉइल से क्या किया जाता है, इस सॉइल से क्रॉपिंग किया जाता है। तो ये फीचर्स हैं किसके, एरिड सॉइल के। ठीक, और जैसे हम सैंडी सॉइल भी कहते हैं। अब आप देखिए इसका पिक्चर, ये है आपकी एरिड सॉइल किस तरह से दिखती है, और स्पेसिफिकली जैसा कि मैंने आपको बताया ये वेस्टर्न राजस्थान वाला ये वाला जो पार्ट है ये यहीं पर मिलती है, और यूजुअली बोर्ड एग्जाम में भी लोकेट करने के लिए, है ना, लेबल करने के लिए आ जाता है। तो एरिड सॉइल वाला पार्ट, ये जो वेस्टर्न राजस्थान वाला पार्ट है ये यहीं पर मिलता है। तो इस तरह से आप इसको लोकेट कर सकते हैं कि दिस इज द एरिया वेयर द एरिड सॉइल और सैंडी सॉइल फाउंड। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल।
ठीक है। ये जो सॉइल मिलती है वो ऑब्वियसली जैसे नेम से ही हमें आइडेंटिफाई हो रहा है, हम पहचान पा रहे हैं। हम क्यों पहचान पा रहे हैं? क्योंकि ये जो सॉइल है ये हिली एरियाज में, है ना, माउंटेन एरिया में मिलती है, जहां पर रेन फॉरेस्ट अवेलेबल है ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। अब इस सॉइल का नेचर कैसा होता है? ये लोमी होती है, सिल्टी होती है वैली साइड में और अपर स्लोप में, क्योंकि आपको पता है कि माउंटेन्स पे स्लोप में दैट इज जहां पर रेनफॉल एक साइड होती है, जहां पर बहुत ज्यादा विंडवर्ड साइड होती है, वहां पे बारिश ज्यादा होती है। दूसरा जो होता है वो रेन शेडो एरिया होता है। तो जो विंडवर्ड साइड है जहां पर है वहां पर इसका जो मींस रीजन है लोमी और सिल्टी होगा, अपर स्लोप्स पे ये कोर्स ग्रेन मिलेगा, ठीक है। स्नो कवर्ड एरिया जो हिमालय का है यहाँ पर इसका बहुत ज्यादा डिन्यूडेशन मींस इरोजन बहुत ज्यादा होता है ना, कवर जो होता है वो सॉइल एक्सपीरियंस डिन्यूडेशन, तो बहुत ज्यादा इरोजन होता है, ये एसिडिक होती है, लो ह्यूमस कंटेंट होता है, क्लियर। और अगर ये रिवर के पास में एल्यूवियल फेन्स जहां बनते हैं और जो सॉइल है वहां पर ये माउंटेन सॉइल बहुत फर्टाइल होती है, लेकिन अपर रीचेस में ये सॉइल इतनी फर्टाइल नहीं होती है। जैसा कि बच्चों आपने पढ़ा हुआ है कि नेचुरल वेजिटेशन में भी जो माउंटेन फॉरेस्ट जो होते हैं वो हाइट के अकॉर्डिंग उसमें वैरायटी ऑफ द ट्रीज चेंज होते हैं, तो उसी की वजह से होते हैं कि जो सॉइल की वैरायटी होती है वो भी चेंज होती है। ये डिपेंड करता है कि वैली साइड में है या अपर स्लोप में है। तो अगर ये वैली की साइड में है, यहाँ पर वैली है इस वैली साइड में, लेकिन अपर रीचेस पे ये कोर्स ग्रेन फॉर्म में मिलती है। तो इस तरह से ये जो है माउंटेन एंड द फॉरेस्ट सॉइल है, जिसे जो अलग अलग मतलब अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड, अकॉर्डिंग टू द हाइट इट फाउंड। क्लियर। ये पिक्चर में देखिए ये माउंटेन सॉइल दिखाया गया है और यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है फॉरेस्ट एंड माउंटेन मींस ग्रीन वन, ये जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, उत्तराखंड है, क्लियर, ये सिक्किम, ये अरुणाचल प्रदेश का पार्ट, यहाँ पर माउंटेन एंड फॉरेस्ट सॉइल मिलती है। तो ये जो है हमारी 6 सॉइल्स का डिस्क्रिप्शन हो गया। ओके अब जो हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है बच्चों, तो सॉइल इरोजन जैसा कि नेम, इरोजन मतलब व्हेन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल रिमूव्ड, यानी कि जो ऊपर की परत होती है जब वो हट जाती है ना, तो हम बोलते हैं सॉइल इरोडेड हो गई। क्लियर। तो यहाँ पे जो सॉइल इरोजन है, ओके तो वो क्या है? सॉइल इरोजन मतलब सॉइल इरोजन इज अ प्रोसेस, इट इज मतलब सॉइल इरोजन इज अ प्रोसेस इन विच द टॉप फर्टाइल लेयर, जो ऊपर की फर्टाइल लेयर होती है वो लॉस्ट हो जाती है, वो इरोड हो जाती है, वो वॉश अवे हो जाती है ना। और यहाँ पे सॉइल इरोजन जो होता है उसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, टॉप लेयर बहुत लाइट हो जाती है, तो जैसे ही हवा और पानी तो वो उसको बहा के ले जाते हैं, क्योंकि वो उसकी जो क्वालिटी है वो डिट्रॉइट हो गई है, तो उसे हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। जैसे यहाँ पर देखिए ये आसपास ये जितना एरिया है ये इरोड हो गया, यहाँ की सॉइल क्या हो गई है? देखो बच्चों ये इरोड हो गई है ना, यहाँ पे है ये सॉइल, तो यहाँ पर ये वेजिटेशन कवर है यहाँ पर, और ये पूरा क्या हो गया है? ये इरोडेड एरिया है, इरोजन हो गया है यहाँ पे। तो दिस इज नोन एज द सॉइल इरोजन। इसे क्या बोला जाता है? सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन के कॉजेज क्या है, यानी कि जो सॉइल इरोजन है वो किस वजह से होता है? ठीक है, व्हाट आर द कॉजेज? जैसे हमने लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेज किए थे वैसे ही सॉइल इरोजन के कॉजेज है। तो सॉइल इरोजन के जो कॉजेज है उसके लिए फैक्टर्स कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं? उसके लिए 2 फैक्टर्स, जैसे मैंने आपको लैंड वाले में बताया था, ह्यूमन एंड नेचुरल। अब यहाँ पर जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, जैसे कि सेम वही पॉइंट्स हैं, आपको बस सॉइल के रेफरेंस में लिखना है, सेम कॉजेज हैं लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग। और यहाँ पे ये वाला जो मेथड है ये अलग है लैंड से, डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड, यानी आप प्रॉपर तरीके से अगर फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, है ना। यहाँ फार्मिंग जो है वो मेथड होता है ना फार्मिंग का कि आपको एक लाइन से प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए, ठीक है, टेरेस बना के करना चाहिए। तो अगर आपकी फार्मिंग मेथड सही नहीं है, डिफेक्टिव है, तो उसकी वजह से क्या होगा? सॉइल इरोजन होगा। तो ये जो फैक्टर्स है ये ह्यूमन फैक्टर्स है। डिफॉरेस्टेशन नंबर 2, that is overgrazing 3, construction and mining and defective farming method। अब जो नेचुरल, एक तो हो गया ह्यूमन, दूसरा है नेचुरल। नेचुरल का फर्स्ट फैक्टर है विंड, वाटर एंड ग्लेशियर। ये सब नेचुरल एजेंट है इरोजन के। आपको पता है जब विंड बहुत स्पीड में क्या होती है? ब्लो होती है, वाटर बहुत स्पीड से फ्लो होता है, ग्लेशियर्स होते हैं, तो टॉप लेयर सॉइल को क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं ना। तो जब टॉप लेयर रिमूव हो जाती है हम उसी को सॉइल इरोजन कहते हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स, दीज आर द कॉजेज, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द सॉइल इरोजन। अब इनकी वजह से क्या होता है? इनकी वजह से गलीज फॉर्म होती है, ठीक है, गलीज फॉर्म होती है, यानी कि वाटर, यानी कि जो 2 मेन एजेंट है, ग्लेशियर भी किसका फॉर्म है? वो वाटर का ही है, वो फ्रोजन है ना। तो आपको पता है कि जो आइस की रिवर होती है, स्नो रिवर, दैट इज नोन एज द स्नो रिवर इज नोन एज द ग्लेशियर। तो विंड एंड वाटर दीज आर द 2 मेन एजेंट। अब जो वाटर इरोजन होता है, तो वाटर इरोजन जो होता है उसमें उसका जो एक टाइप है, फर्स्ट टाइप है, वो है गली इरोजन, है ना। गली इरोजन मतलब इस तरह के डीप क्रैक्स बन जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? गली इरोजन। ठीक, तो गलीज बीइंग क्रिएटेड ड्यू टू द रनिंग वाटर। ओके, बैडलैंड जिन्हें हम रेवाइन्स बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एज अ 1 मार्क ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बैडलैंड क्या होता है ना।
1 मार्क ये आता है। बेडलैंड को कैसा बोला जाता है? रेवाइन। और जो कहां पर मिलते हैं? चंबल बेसिन में। तो एमसीक्यू बोर्ड में ये पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय द बेडलैंड? तो बेडलैंड इज नोन एज द रेवाइन, जो चंबल बेसिन में मिलते हैं। यानी कि ये गलीज ही जब बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं, है ना, बहुत ज्यादा दैट इज डीप हो जाते हैं, तो ये बड़े बड़े रेवाइंस बन जाते हैं, बीहड़। ओके, और इसके अलावा शीट इरोजन होता है, जब टॉप सॉइल जो है वाटर के फ्लो से शीट की तरह, शीट मतलब चादर की तरह पूरी की पूरी क्या हो जाती है? इरोडेड हो जाती है, उसे शीट इरोजन कहते हैं। तो ये जो तीनों ही टाइप्स हैं, ओके, ये किसके हैं? वाटर के टाइप्स, वाटर इरोजन के टाइप। दीज आर द टाइप्स ऑफ द वाटर इरोजन। समझ में आया? यानी कि गलीज, ये चंबल बेसिन में जो बेडलैंड, रेवाइंस और शीट इरोजन। क्लियर? तो दीज आर द टाइप ऑफ, इसका मेन कॉज क्या है? इसका मेन कॉज है वाटर, ये वाटर। ओके, तो दैट इज नोन एज अ गली इरोजन व्हेन द क्रैक्स, है ना, पहले रिल्स बनती हैं, स्मॉल क्रैक्स बनते हैं रिल्स, फिर वो क्रैक्स वाइड हो जाते हैं, उन्हें गली इरोजन बोलते हैं। शीट इरोजन तो ये वाटर इरोजन का टाइप है। और नेक्स्ट फोर्स है विंड। तो टॉप जो सॉइल होती है उसको विंड जो होती है वो ब्लो करके ले जाती है, तो उसे क्या बोला जाता है? विंड इरोजन। दैट इज नोन एज द विंड इरोजन। तो दीज आर द कॉजेज, ये कॉजेज हो गए, और दीज आर द टाइप्स ऑफ द इरोजन, ये क्या हो गए? टाइप्स हो गए इरोजन के, कि इरोजन कौन कौन से टाइप का होता है? तो विंड एंड वाटर, नेचुरल फोर्सेस में इस तरह से ये जो है इरोजन के टाइप्स होते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें से जैसे मैंने आपको बताया कि जो बेडलैंड वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेवाइंस इन चंबल बेसिन, स्टार 1 फिर से बना रही हूं। ओके, गली इरोजन, तो ये आप बहुत अच्छे से ओके दैट इज देखिएगा, उसको समझिएगा कि किस तरह से ये इरोजन होता है। क्लियर? अब हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए, अब हमने देख लिया कि इरोजन तो हो रहा है, ठीक। अब हमारा जो है कंजर्वेशन कैसे करें, उसको कैसे बचाएं? भाई प्रॉब्लम तो है, हमें पता है। तो कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन मेथड, यानी सॉइल को कैसे कंजर्व किया जाए। क्लियर? तो इसके जो मेथड्स हैं वो क्या है, हम देखते हैं। तो इसका जो मेथड है बच्चों, पहला मेथड जो है वो क्या है कि आपको शेल्टर बेल्ट, ओके, शेल्टर बेल्ट मतलब टेक्निक होती है। जैसे जो डेजर्ट एरिया होते हैं या कोस्टल एरियाज होते हैं, तो वहां पे जैसे मैंने आपको बताया विंड और वाटर मेन एजेंट है, ओके, फैक्टर है जिसकी वजह से इरोजन हो रहा है। तो आप क्या करिए, शेल्टर बेल्ट बना दीजिए। जैसे यहां आप देख सकते हैं चारों ओर क्या बनाया हुआ है, या चारों ओर प्लांट्स की एक बेल्ट बनाई हुई है। तो यहाँ वाला जो लैंड है ना, ये वाला, ये इरोड नहीं होगा। ये क्या नहीं होगा? इरोड नहीं होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये खेत है एक, और खेत के चारों ओर ये प्लांट्स है। तो इन्हें क्या बोला जाता है? शेल्टर बेल्ट। मतलब प्लांटिंग द ट्रीज इनटू द रोज सो दे कैन चेक द स्पीड। किसकी स्पीड को रोकेंगे? वो विंड और वाटर की, जिसकी वजह से जो सॉइल है वो वॉश्ड अवे नहीं होगी, ब्लो अवे नहीं होगी, और वो क्या होगी? कंजर्व होगी। तो द फर्स्ट मेथड फॉर द सॉइल कंजर्वेशन, व्हाट? प्लांटिंग द शेल्टर बेल्ट। फर्स्ट मेथड क्या हो गया कि आप प्लांटिंग करिए एज अ शेल्टर बेल्ट, मतलब रोज में ट्रीज लगा दीजिए। जैसे ये पूरा एक लैंड है, खेत है, और इसके चारों ओर ये क्या बना दिया है? ट्रीज लगा दिए हैं, बुशेस लगा दीजिए, कोई बैरियर लगा दीजिए, जिसकी वजह से क्या होगा? इरोजन रुक जाएगा। तो दिस इज द मेथड टू स्टॉप व्हाट? टू स्टॉप द सॉइल इरोजन, की प्लांटिंग द शेल्टर बेल्ट। ठीक बच्चों, अब दूसरा जो मेथड है वो है कॉन्टूर प्लोइंग। ओके, अब कॉन्टूर क्या होता है मैम? तो कॉन्टूर बच्चों मींस लाइंस जो सेम हाइट के प्लेसेस को ज्वाइन करती हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो जैसे आप जब सेम एरिया जो रिसीव करते हैं रेनफॉल, या जहां पे टेम्परेचर सेम होता है, तो उनको हम मैप में एक सेम लाइन से ज्वाइन करते हैं। तो कॉन्टूर एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं। जैसे यहां भी आप देख सकते हैं ये हिली एरिया है ना, हिली एरिया में ये प्रैक्टिस किया जाता है। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कॉन्टूर प्लोइंग जो है वो कहां के लिए बेस्ट सुटेबल है, तो आपका आंसर होगा हिली एरियाज के लिए। ठीक है, और ये जो कॉन्टूर प्लोइंग होती है इसमें आप देखिए ये सेम हाइट पर है ना, यहां से यहां तक इसको जोड़ दिया गया, और इसके ऊपर क्या लगाए जाएंगे? इसके ऊपर ट्रीज लगाए जाएंगे। ये वाली हाइट सेम है। तो दीज लाइंस आर नोन एज द, इन लाइंस को क्या बोला जाता है? कॉन्टूर, विच जॉइन द प्लेसेस एट द सेम हाइट। यहां और यहां हाइट सेम है ना, हिल के दो, तो यहां पे इस तरह से लाइन में आप क्या कीजिए? लाइन में आप लगाइए। जैसे ये ट्री लगा है ना, तो यहां पर ऐसे लगा दीजिए, लाइन से लगाइए सेम हाइट में। तो ये जो बीच में इरोजन है ना, ये इसको रोकेगा। तो दैट इज नोन एज द कॉन्टूर प्लोइंग। अलोंग द कॉन्टूर लाइंस आपको क्या करना है? प्लोइंग करना है, क्रॉप्स को ग्रो करना है। ठीक, तो ये सेकंड मेथड हो गया सॉइल कंजर्वेशन का। जो थर्ड मेथड है वो है हमारा क्या? स्ट्रिप क्रॉपिंग, है ना, कि आप जो फील्ड है, जो खेत है, उसको स्ट्रिप्स में, है ना, जैसे पट्टियां, ये देख सकते हैं आप, ये पट्टी है, इसमें बांट दीजिए, ये एक, ये दो स्ट्रिप में। ठीक है, तो इसको बोला जाता है प्लेन एरिया में ये मेथड किया जाता है, वो माउंटेन एरिया में था, वो मैंने आपको बताया डेजर्ट और कोस्टल एरिया में था शेल्टर बेल्ट। क्लियर? तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज कीजिए सॉइल को कंजर्व करने के लिए। तो प्लेन एरिया में जो फील्ड है उसको स्ट्रिप्स में आप डिवाइड कर दीजिए, और फिर उसमें क्रॉपिंग कीजिए, जिसकी जो किसमें मदद करता है? जो सॉइल के
इरोजन को रोकने में मदद करता है और उससे सॉइल कंजर्व होती है। तो प्लांटिंग यानी क्रॉपिंग दैट इज द क्रॉप्स इनटू द स्ट्रिप्स, उनको स्ट्रिप्स में मतलब पट्टी बना दीजिए पट्टियों की तरह और उसके अंदर क्रॉपिंग कीजिए। तो दिस इज द वन ऑफ द मेथड टू कंजर्व द सॉइल। तो आप सॉइल को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है टेरेस फार्मिंग। ओके, तो बच्चों मतलब खेत, तो ये जो पहाड़ होते हैं ना वहां पर जो खेत होते हैं, अगर आप कभी हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड यहाँ गए हो तो आपने ऐसे खेत देखे होंगे। ठीक है, तो इनको क्या बोला जाता है, टेरेस फार्मिंग, यानी कि सीढ़ी की तरह यहाँ पर क्या किया जा रहा है, क्रॉपिंग की जा रही है। तो आप देखिए सीढ़ियां जैसे स्टेप्स होते हैं ना हमारे, हम टेरेस बनाते हैं ना स्टेप्स, तो ये जो है ये टेरेस है जिसके बीच में क्या किया जा रहा है, क्रॉपिंग की जा रही है। तो स्पेशली इन माउंटेन रीजन इस तरह के टेरेस बना दिए जाते हैं। ठीक, सीढ़ी नुमा आकृति के खेत होते हैं, है ना, आप देख सकते हैं, ताकि सॉइल इरोजन यानी कि ये स्पीड्स को क्या करेगा, चेक करेगा। अगर ये बिल्कुल स्लोपी होगा तो एकदम से सॉइल इरोड होकर नीचे आ जाएगी। अब स्टेप्स है, यानी कि आप देखिए अगर आप अपनी सीढ़ियों पे पानी गिराते हैं, है ना, या स्लोप पे गिराते तो एकदम से नीचे जाएगा, और अगर स्टेयर्स पे गिराते तो रुक रुक के जाएगा, है ना, स्टेयर्स पे रुक रुक के जाएगा। तो वैसे ही माउंटेन एरिया में दैट इज हिल्स में इस तरह से टेरेस बना दिए जाते हैं, स्टेप्स बना दिए जाते हैं, ताकि वो सॉइल इरोजन की स्पीड को चेक कर सके। तो ये जो मेथड है टेरेस फार्मिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है माउंटेन रीजन में, और आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा जब आप हिल स्टेशन जाते हैं और हिली एरियाज में आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये टेरेस फार्मिंग है। तो बच्चों ये थे मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। ओके, तो उम्मीद करती हूं आपको ये सब समझ में आया होगा, और इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हाई प्रोफाइल के साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।